इस पे जब हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं आज, आई होप नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन, राइट। तो उसी के साथ साथ राइट ओपन योर टेलीग्राम एज वेल, राइट, एंड योर डाउट्स विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम, राइट। जब मैं टॉपिक बीच में पढ़ा रही होंगी उसमें आपको जो चीज़ में डाउट है वो आप टेलीग्राम पे मुझे बताओगे, क्योंकि साथ साथ इस दोनों में इसका चार्ट कोऑर्डिनेट करना में ये हो रहा है कि कुछ चार्ट दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, राइट। कुछ बच्चों का दिखेगा मुझे रिप्लाई, कुछ का नहीं दिखेगा, राइट। सो इसी वजह से एक ये चीज़ आपको करनी है कि साथ साथ टेलीग्राम ओपन रखना है जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपका यहाँ पर साथ साथ वो करते रहना है, ठीक है, राइट। और उसी के साथ साथ जहाँ भी मैं कहूँगी कि हाँ ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है, मैं शेयर स्क्रीन बंद करूँगी, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स और जो मुझे क्वेश्चंस कराने हैं वो साथ साथ मैं कराऊंगी उसके बाद, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना सबने साथ में ही कोऑर्डिनेट करनी है कि क्लास में हमें कैसे मूव करना है। फाइन एवरीवन, आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, राइट। आगे बढ़ जाए एंड यू पीपल रिमेन योरसेल्फ ऑन द म्यूट स्टेट ओनली, ताकि क्लास प्रॉपर हमारी रन करे और बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना, ठीक है, राइट। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, राइट। फाइन गाइस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। इन द प्रीवियस क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था, right, we discuss about the one thing that we started with the topic for DNA replication. हमने central dogma finish किया था, हम DNA replication से start किया था, अब वही DNA replication को continue करेंगे। आज दोबारा से एक बार मैं वही starting से process discuss करूंगी आपसे, ताकि आज पूरा DNA replication prokaryote eukaryotes में complete करके transcription start कर दे, ताकि हम इस week में right transcription भी finish कर दें, right. Okay everyone, so let's start with the topic. Let me share the screen with you guys, right. So मैं अब share करती हूँ screen आपके साथ and we will start with the process of replication. Okay, now I hope everyone is being visible with the screen सबको दिख रहा है, right. Okay, मुझे telegram पे साथ साथ बेटा आपके response मिलते चले जाएं. Fine, let me show the slideshow over here. Okay, राइट। सो इन द प्रोसेस फॉर द रेप्लिकेशन जो हमने स्टार्ट किया था बच्चे, राइट, वी बेसिकली डिफाइन, और जहाँ भी आपको लगे कुछ लैग हो रहा है या कुछ पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट, वहीं पर मुझे एक बार टेलीग्राम पे अपने नॉर्मल पिंग पे, इंडिविजुअल नहीं, पिंग पे जो नॉर्मल आपका JPMR6 वाला ग्रुप है, राइट, वहीं मुझसे डिस्कस करोगे चीज़ें, ठीक है, राइट। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर हियर। तो हमने DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था DNA रेप्लिकेशन मीन्स जहाँ पर मुझे क्या बनाना है, एग्जैक्ट कॉपी। जब मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स भी मिलता चला जाए उसका, ठीक है, राइट। तो वी से इट्स बेसिकली बीइंग रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, जब आप क्या कर रहे हो एक नया डॉटर स्ट्रेच बना रहे हो विच इज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू दी राइट पेरेंटल स्ट्रेच। सो यू सेज द प्रोसेस इज गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, प्रोसेस आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड में कहलाया जाएगा, राइट। जिसमें हमने कहा था स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, हमें DNA स्ट्रैंड चाहिए जो कि एक्चुअली में पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड DNA एज अ टेम्पलेट वी आर गोइंग टू यूज। वी हैव टू यूज एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमें एक ORI साइट को सेलेक्ट करना है विच इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। जहाँ आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को लेके चलते हो कि वो 80 रिच है, इनिशियल साइट है उसका, इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कंसेंसस सीक्वेंस है और हेलिकेज एंजाइम उसी पे जाके बाइंड करता है, राइट। ORIC एंड ARS सीक्वेंस हमने इसको डिफाइन किया था, राइट। अच्छा, क्या मीनिंग था मोनो रेप्लिकॉनिक एंड यूकैरियोट के अंदर पॉली रेप्लिकॉनिक का? व्हाट्स द डिफरेंस इन द मोनो रेप्लिकॉनिक एंड पॉली रेप्लिकॉनिक टर्म गाइस, क्विकली, राइट। जहाँ हम डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारे पास ये मोनो रेप्लिकॉनिक है, पॉली रेप्लिकॉनिक है, तो प्रोकैरियोट्स में हम कहते हैं इट्स गोइंग टू बी मोनो रेप्लिकॉनिक, दैट्स गोइंग टू हैव अ सिंगल ORI सेगमेंट। वहीं पर पॉली रेप्लिकॉनिक में हम क्या लेके चलते हैं, मल्टीपल ORI सेगमेंट। पॉली रेप्लिकॉनिक और मल्टी रेप्लिकॉनिक इन द केस ऑफ द यूकैरियोट्स, व्हाइल मोनो रेप्लिकॉनिक इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। वेरी गुड, राइट। उसी के साथ साथ बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आया। फटाफट मुझे एंजाइम के फंक्शन बताते चल जाना। हेलिकेज एंजाइम, राइट, हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक वर्ड में मुझे उसका फंक्शन चाहिए, ओनली इन अ सिंगल वर्ड, right everyone, right. Helicase enzyme is going to participate in the unwinding, very good, unwinding of the double stranded DNA, right, by breaking phosphodiester bond or by breaking hydrogen bonds, by breaking phosphodiester bond or by breaking hydrogen bonds, very good, hydrogen bonds, right Sane, hydrogen bond ko break karke. Now single strand binding protein is present upstream to the helicase enzyme or downstream to the helicase enzyme. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू दी हेलिकेज एंजाइम और डाउनस्ट्रीम। ये वर्ड मैंने आपको लास्ट टाइम समझाए थे ना, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले, राइट, मींस नंबर लाइन से अगर हम लेके चले, हेलिकेज जहां पर से पीछे अटैच हो रहा है ना, वहीं टोपोआइसोमरेज डाउनस्ट्रीम अटैच हो रहा है, ठीक है धनंजय, क्लियर हुआ डाउट बच्चे, राइट। ओके, नाउ टोपोआइसोमरेज और DNA गाइरेज इज रिस्पांसिबल टू ब्रेक द सुपरकॉइल्स, राइट, सुपरकॉइल को ब्रेक करता है और अल्टीमेटली हमारे पास फंक्शन कॉज करता है, राइट। फिर हम कहते हैं DNA पॉलीमरेज, जहां पर DNA पॉल 3 डिस्कस करूंगी इसका पूरा
प्रोसेस आपके साथ जो पॉलीमराइजेशन कराएगा. ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज, which type of the bond is synthesized, right? Which type of the bond is synthesized while doing the DNA polymerase activity or polymerization activity? कौन सा bond synthesize होता है DNA polymerase के थ्रू? Quickly, right? पूरा बॉन्ड का नाम और डायरेक्शन के साथ चाहिए इसमें, राइट? नो अंकुर, एच बॉन्ड को हम नहीं सिंथेसाइज करते, यही गलती करते हो एग्जाम में. तभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा, डीएनए पॉलीमरेज इज ऑलवेज गोइंग टू सिंथेसाइज phosphodiester bond in 3' to 5' डायरेक्शन. डीएनए पॉलीमरेज कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड के सिंथेसिस को कैटलाइज नहीं करता है. डीएनए पॉलीमरेज से सिर्फ और सिर्फ आप 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के सिंथेसिस ही स्टेट कर पाते हो. याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से, राइट? नाउ डीएनए लाइगेज ज्वाइनिंग कराएगा, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फेटेज, इन सबके फंक्शन आगे पढ़ेंगे. ओके, इस प्राइमेज एडिंग द यूनिट ऑफ आरएनटीपीज और एडिंग द यूनिट ऑफ डीएनटीपीज. Primase adding the unit of RNTPs और adding the unit of DNTPs. Primase किसको add करेगा हमारे पास, right? For the process of DNA replication, right? Or we can say for the process of initiation. Very good, right धनंजय? RNTPs क्यों? क्योंकि मुझे पहले RNA stretch को बनाना है, फिर मैं उसको elongate करके complete DNA की synthesis आगे complete करते हैं, right? Absolutely correct. राइट, तो अब हमने कहा बच्चे इसको हमने, राइट, अच्छा हमने व्हाट्स द रीजन व्हाई प्राइमेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड, what's the reason behind it that primase enzyme is going to be required for the process, right? जिसके लिए आपको ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है, आपने कहा ये हमें यूज करना पड़ेगा, राइट? तो क्या बेसिक रीजन होगा उसके पीछे? फाइन, राइट, ओके, लेट मी सी फ्रॉम whom I am getting the correct answer. यस, हमने मेन पढ़ा कि हमारे पास पूरा हमें डीएनए का स्ट्रेच बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पहले प्राइमर चाहिए बनाना पड़ेगा फिर. वेरी गुड अंकुर, बिकॉज पॉलीमरेज, राइट सान्या, डीएनए पॉलीमरेज नेवर इनिशिएट द प्रोसेस, राइट? रादर डीएनए पॉलीमरेज से प्रोसेस को क्या कर सकता है? इलोंगेट कर सकता है. एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, वेरी गुड. तो अगर हम कहें डिनोवो सिंथेसिस नहीं करता, इट ओनली इलोंगेट द चेन, दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी फर्स्ट शॉर्ट oligoribonucleotide chain. करेक्ट ना? राइट, फाइन एवरीवन, बिल्कुल ठीक है, राइट. तो अब हमने सबसे पहला स्टेप इसमें देखा था कि हमें हेलिकेज की बाइंडिंग करानी है. नाउ आई से बच्चा, अगर मुझे हेलिकेज को बाइंड कराना है तो मैंने ORIC सेगमेंट देखा था जिसमें 9-mer सीक्वेंस है और 9-mer और 13-mer सीक्वेंस है. अब मैंने कहा था डीएनए इसमें से हेलिकेज आके तो 9-mer पे जनरली बाइंड कर जाता है या किसी पे भी रैंडमली बाइंड कर सकता है, लेकिन मुझे उसको कहाँ बाइंड कराना है? अपस्ट्रीम टू 13-mer. उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए मुझे 9-mer पे पहले किसको बाइंड कराना पड़ेगा? डीएनए ए प्रोटीन को, सो दैट आई कैन डू द लॉकिंग, ताकि मैं डीएनए ए 9-mer सीक्वेंस को लॉकअप कर दूं. और अब मैं यहाँ पर 13-mer के अपस्ट्रीम क्या स्टार्ट कर दूं? I'll start the binding of the helicase and will go for the process of the unwinding of DNA, so that from the starting it will the process begin, right? तो वही हमने चीज यहाँ पर पढ़ी कि पहले हमने डीएनए ए को बाइंड कराया, उसके बाद हमने पूरा प्रोसेस किया. हेलिकेज को बच्चे डीएनए बी का नाम भी देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर डीएनए बी आ जाए लिखा हुआ कहीं. हेलिकेज का ही दूसरा नाम है डीएनए बी प्रोटीन, जो हम रेफर करते हैं. नाउ वी से, अब हमने क्या किया, जो हेलिकेज है हमारे पास वो एटीपी डिपेंडेंट है. इट्स अ डीएनए अनविंडेज एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू बी एटीपी डिपेंडेंट इन नेचर एंड कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, राइट? तो अब मैंने कहा हेलिकेज जब काम कर रहा है तो एक स्ट्रक्चर बना, जैसे आपने रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम दिया. रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आप अनवाइंडिंग कराओगे. जब आप अनवाइंडिंग कराते जाओगे तो कुछ सेगमेंट आपकी अनजिप्ड डीएनए की रह जाएगी, कुछ सेगमेंट आपकी जिप्ड डीएनए की रह जाएगी. अनजिप्ड डीएनए पे वापस से रिवाइंडिंग के चांस होंगे और जिप्ड डीएनए अपने सुपर कॉइल बना देगा. तो सुपर कॉइल को रिमूव करने का काम टोपोआइसोमरेज का और रीजिपिंग कराने को रोकने का काम एसएसबी का, राइट? तो हमने ये बेसिकली यूज किया और ऑटोमेटिकली मैंने एक पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार कर दिया. अब जब मैंने प्राइमर की सिंथेसिस करनी थी बच्चे, तो प्राइमर मैंने कैसे बनाया? कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट, तो आई हैव टू मेक इट ओवर टू द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज ओपन, जो एक्चुअली डीएनए का स्ट्रैंड ओपन है. तो ये डीएनए का स्ट्रैंड 3' ओपन है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5' आ गया, 5 to 3 का प्राइमर बना दिया. आगे बड़े आराम से इलोंगेट कर जाएगा. लेकिन जो ओपन 5' एंड वाला है उसके कॉम्प्लीमेंट्री तो 3' आएगा.
और हमेशा इलोंगेशन 3 प्राइम एंड पे होता है। अगर आप 3 प्राइम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर टेम्पलेट नहीं है। टेम्पलेट का मीनिंग पता है ना, जिस कॉपी को यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं। और अगर वो सीक्वेंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हमने क्या सोचा, हमने कहा चलो हम प्राइमर को यहाँ नहीं लगाते, रादर हम प्राइमर को बैक फोर्थ कर देते, पीछे लगा लेते हैं। और जैसे ही मैंने प्राइमर को थोड़ा पीछे कर दिया तो मैंने कहा प्राइमर जैसे जैसे हेलिकेज आगे जाएगा वैसे वैसे इस स्ट्रैंड पे लगाना पड़ेगा, राइट। एंड आई से दैट पर्टिकुलर एंजाइम हैज टू बी टैग्ड विद द हेलिकेज। नाउ टेल मी गाइस अ स्टेटमेंट, if a strand, a parental strand with open 3 prime end has to be complementary polymerized, then right, it is going to have a single primer or a multiple primer. Means if a parental strand is having open 3 prime end, right, then it is going to have a single primer synthesis, right, एक ही primer बनेगा, but the strand which is having open 5 prime end has the multiple primer to be synthesized. ये point सबको clear है बेटा, right, everyone understood? Okay, and if the multiple primer are going to be synthesized, so do primase will remain attached to the one strand or primase will attach to both the strands. प्राइमेज को एक स्ट्रैंड से अटैच रखूं या दोनों स्ट्रैंड से अटैच रखूं, राइट। प्राइमेज एंजाइम को जिस स्ट्रैंड पे मुझे सिंगल चाहिए बेटा उस पे तो एक बार बन के खत्म हो गया ना, लेकिन जहां मुझे बहुत बार प्राइमर बनाना है तो वहां तो मुझे एक्चुअली में चाहिए ना, वेरी गुड कुशाक, तो वहां तो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए प्राइमर के सिंथेसिस, तो मुझे प्राइमेज को वहां पर कंटिन्यूअसली अटैच करके रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड, राइट। तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सबको क्लियर है, प्राइमोसोम एवरीवन डन, राइट। फिर हमने कहा था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का आपने पॉलीमराइजेशन कराया, डीएनए पॉलीमरेज से आपको कराना है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो प्रोसेस को डिनोवो स्टार्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ प्राइमर व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंजाइम एंड देन द पॉलीमरेज विल वर्क। आज हम यही चीज पढ़ेंगे, पॉलीमरेज काम कैसे करता है, राइट। अब हमने कहा हमारे पास इनिशिएशन हो गई, हर चीज की तैयारी हो चुकी है, हमने हर डिमांड पूरी कर दी है। नाउ इट्स अ टाइम कि डीएनए पॉलीमरेज आए, पॉलीमराइजेशन करे, एंड फाइनली वी गेट कंप्लीटेड विद द टास्क ऑफ द डीएनए पॉलीमराइजेशन का टास्क हम पूरा करते हैं, राइट। तो हमने कहा ठीक है चलो टास्क अब इसका कंप्लीट करते हैं, राइट। सो वंस वी स्टेट, अब यहाँ तक बच्चा किसी को कोई डाउट, इलोंगेशन से स्टार्ट कर दूं, राइट, एवरीवन कंप्लीटेड, यस। अब किसी को अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट जो अभी भी अटक रहा हो दिमाग में, क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे मेन पार्ट है, इसका डिफिकल्ट पार्ट भी है रादर आई कैन से, लेकिन हाँ सबसे मेन पार्ट भी है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। नाउ मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। अगर मैंने कहा मुझे डीएनए स्ट्रैंड को बढ़ाना है, आई हैव टू इलोंगेट द डीएनए स्ट्रैंड, राइट। जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा प्राइमर बनाया है उसको मुझे इलोंगेट करना है, तो मेरे को क्या क्या सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है और क्या मेरे पास प्रोसेस है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अभी एक बार बताती हूँ धनंजय, मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी वहां पर फिर पूरा समझाऊंगी आपको, राइट। बेटा हमने कहा मेन रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले मुझे क्योंकि डीएनटीपीज को ऐड करना है, while adding the DNTPs मुझे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, मुझे उनको ऐड कराने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और बाकी भी बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, राइट। तो हमने कहा लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। तो मैंने कहा पहला स्टेप मेरे पास एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, बिकॉज आई नो सेल के अंदर तो डीएनएमपीज प्रेजेंट है, लेकिन जो सेल के अंदर डीएनएमपीज है प्रोकैरियोटिक सेल में हो चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो, लेकिन काम करने वाले तो मेरे पास डीएनटीपीज हैं। इसका मतलब मुझे पहले इसको डीएनटीपी में चेंज करना पड़ेगा, एंड फॉर चेंजिंग इट इनटू द डीएनटीपी मुझे डीएनटीपी में H3PO4 को मैंने ऐड किया, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैंने वो डीएनटीपी का स्ट्रक्चर बना दिया। अब जो मेरे पास डीएनटीपी का स्ट्रक्चर बना, मैंने उसमें कहा 3 फॉस्फेट है, अल्फा बीटा गामा, राइट, जहां पर हमारे पास अल्फा इज गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय, रिमेंबर द स्ट्रक्चर ना, वी हैव डिस्कस्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट, सॉरी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एंड द नेक्स्ट 2 बीटा and gamma phosphate are being added by the phosphoanhydride bond, and this is going to be now utilized as a substrate for DNA polymerase and a source of energy, जिसके थ्रू हम एनर्जी भी डिराइव करेंगे। अब हम वही चीज पढ़ेंगे कि हम आगे इसको कैसे यूज करने वाले हैं,
राइट। ओके गाइस, नाउ अब सबके ना हाथ आगे साथ साथ चलते रहे, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी डायग्राम सबके नोट होते रहे, बिकॉज अब तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि मैं यहाँ पर आपके सारे डायग्राम्स देख सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए डायग्राम्स रेप्लिकेशन के सबके साथ साथ बनेंगे, राइट। नाउ आई से इलोंगेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब मुझे बेटा सब मेरा रेडी हो चुका है, मैंने एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रेडी कर लिया, मैंने डीएनटीपीज रेडी कर लिए। नाउ इट्स अ टाइम व्हाई नॉट टू गो फॉर द इलोंगेशन। हमने कहा इलोंगेशन हम दो कंडीशन में कराएंगे। सबसे पहली कंडीशन जो डीएनए पॉलीमरेज की है कि इट विल पॉलीमराइज ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन डीएनटीपीज, एंड द सेकंड इज नेवर इनिशिएट द प्रोसेस डी नोवो, नहीं। तो ये तो मेरा मीनिंग सबसे अच्छा क्लियर हो गया कि हमें पता था इनिशिएट नहीं करता, हम प्राइमर बना चुके हैं। अब हमने कहा हम इसका पॉलीमराइजेशन कैसे कराते हैं, राइट। तो अब ध्यान से समझना इसमें, देखो हमने क्या किया बच्चे, राइट। ये मेरे पास अब देखो सेकंड स्टेप इलोंगेशन, पहला हमने एक्टिवेशन कर लिया, नाउ वी हैव टू गो फॉर द इलोंगेशन ऑफ प्राइमर एंड सिंथेसिस ऑफ द कंप्लीट डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। ये मेरे पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये प्राइमर का सीक्वेंस ले लो, या फिर अभी प्राइमर ना लो, अभी स्पेसिफिकली एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस लो जिसपे आपने आगे एक नए डीएनटीपी को ऐड करा दें, ठीक है। तो ये आपके पास एक्टिवेटेड डीएनटीपी है। अब क्या होगा, जो 3 प्राइम OH एक ऑलरेडी इलोंगेटिंग चेन का है, वो जाके बेटा किस पे अटैक करेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट पे। और अगर 3 प्राइम OH 5 प्राइम फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो सिंथेसिस किसकी हो जाएगी, 3 to 5 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस हम कर देंगे, सॉरी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हम सिंथेसिस कर देंगे। जब ये सिंथेसिस होगी तो इसके जो बाकी के बचे हुए 2 फॉस्फेट थे उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये बेसिकली 3 प्राइम OH, टेल मी गाइस, कौन से फॉस्फेट पे अटैक करेगा, अल्फा बीटा या गामा, राइट। ये कौन से फॉस्फेट पे अटैक करेगा, हमारे पास अल्फा पे करेगा ना। बीटा और गामा तो फॉस्फोएनहाइड्राइड से कनेक्टेड है, क्योंकि इसको तो अटैच न्यूक्लियोटाइड के साथ होना है, तो इट विल नाउ अटैक ओवर टू दी अल्फा फॉस्फेट। अगर ये अल्फा फॉस्फेट पे करता है तो क्या बीटा और गामा वहां से अलग करने पड़ेंगे, मुझे बीटा और अल्फा के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब मैं बीटा अल्फा का बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो मेरे पास जो यूनिट बचेगी वो कौन सी होगी, डीएनएमपी। पीपीआई रिलीज हो गया, और फिर पीपीआई को भी ब्रेक कर दिया तो 2पीआई, पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए। क्या इन दोनों रिएक्शन को कराते टाइम एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, राइट। एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन यूज करेगा, दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय डीएनए पॉल 3, right? So DNA pol 3 will utilize the energy so as to form this phosphodiester bond between 3 prime OH and 5 prime phosphate, right? तो अब मैंने सिंपल सी एक सिचुएशन कह दी कि अगर मेरे पास यहाँ पर डीएनटीपी है, डीएनटीपी मेरे पास जो एक्टिव, अब देखो कैन आई से दैट बच्चा डीएनटीपी इज द एक्टिव सबस्ट्रेट, क्योंकि मेन काम करने वाला डीएनटीपी है, और एनर्जी सोर्स कैसे है, क्योंकि इसी के अंदर फॉस्फेट के बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो, और इसी फॉस्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से आप किसको रिलीज आउट कर रहे हो, आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। तो आपने कहा डीएनटीपी, नाउ गो फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनएमपी प्लस पीपीआई, जहां पर पीपीआई को भी ब्रेक करके 2पीआई बना दे और एनर्जी मिल गई, तो ऑटोमेटिकली आप देखो यहाँ पर 3 की जगह कितने हो गए बच्चे, 4 हो गए, और 2पीआई मेरे पास बाहर आ गए, और ये जो बॉन्ड बीच में बन गया वो 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। अब मुझे बताओ क्या इस इलोंगेटिंग चेन का वापस 3 प्राइम OH फ्री हो गया? अगर इस इलोंगेटिंग चेन का वापस 3 प्राइम OH फ्री हो गया, नाउ इट इज रेडी टू अटैक टू द नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अगले वाले डीएनटीपी पे अटैक करने के लिए रेडी है। और अगर अगले वाले डीएनटीपी पे अटैक करने के लिए रेडी है तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे जाके चेन को इलोंगेट करने के लिए भी फुल ऑन रेडी हो चुका है। ये प्रोसेस सबसे पहले क्लियर हुआ बच्चे? एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? पूरा स्टेप समझ आया अच्छे से कैसे हम इसके अंदर करते हैं? तो अगर मैं एक सीक्वेंस लेके चलूं, मैंने कहा यहाँ पर जितने मेरे पास न्यूक्लियोटाइड इस चेन के अंदर प्रेजेंट है, लेट सपोज 3 है, 3 के मैंने एक अंदर और डाला, मेरे पास टोटल मेंबर उस चेन के अंदर कितने हो गए बेटा, 4, और पीआई बाहर आ गए, तो मैं लिखूं डीएनएमपी टू द पावर n, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्लस एक नया डीएनटीपी मैंने ऐड किया। आई हैव द यूनिट एज डीएनएमपी n+1, क्योंकि एक एनटीपी का मेंबर आ गया ना, तो आई हैव द n+1 प्लस 2पीआई, 2पीआई आ गए, तो हमने कहा डीएनएमपी n+n प्लस 2पीआई, राइट? तो इज इट द प्रोसेस ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? यस एवरीवन, कंप्लीटेड ये प्रोसेस, समझ आया अच्छे से, राइट? इज दिस द प्रोसेस ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन?
राइट, किस तरीके से हमने बॉन्ड बनाया है और हमने क्यों डीएनटीपी को एक एनर्जी सोर्स लेके चले हैं, क्यों उसको हम एक्टिव सबस्ट्रेट लेके चले हैं और हमने इसको कैसे प्रोसेस को समझा है। अब अगर मैं इसी चीज को ना राइट देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ राइट, साउंड इज ब्रेकिंग इन बिटवीन, ओके ओके, इज इट फाइन नाउ? यस गाइस, एक बार चेक करो and tell me, is the voices being clear? Audio video fine to everyone? Video is gone. हाँ वीडियो एकदम चली गई है, वो मैं भी देख रही हूँ, एक सेकेंड रुको जरा, ऑटोमेटिकली बीच में हो जाता है। यस कंप्लीट, तो ऑडियो वीडियो कंप्लीटली फाइन, यहाँ तक परफेक्ट है, सबको अच्छे से, गुड राइट। नो अभी वीडियो आ रही है कुशाग्र? राइट, सी एट दैट पॉइंट परफेक्ट रजुल, गुड राइट। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ, नो धनंजय एक बार, अच्छा किसी का भी बीच में MS टीम पे क्लास के दौरान ऐसा लगता है एकदम स्लाइड शेयर बंद हो गया, ऑडियो वीडियो परफेक्ट नहीं आ रहा है राइट, एक बार फटाफट से एग्जिट करके सेकंड नेक्स्ट उसी टाइम 1 मिनट के गैप पे मीटिंग ज्वाइन कर लिया करो राइट। जैसे ही आप वो ज्वाइन कर लोगे दोबारा से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी राइट। इसका एक ही सोल्यूशन है बेटा, और कोई इसका अभी तक सोल्यूशन फाइनल नहीं है, यही सोल्यूशन है, आपको यही करना पड़ेगा। तो जैसे ही लगता है धनंजय जस्ट एक बार डू दैट थिंग राइट, फिर देखते हैं हम कैसे करते हैं। नाउ सी एवरीवन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर सबसे मेन काम करने के लिए, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को कराने के लिए Mg2+ वर्क करता है। Mg2+ इज अ कोएंजाइम फॉर डीएनए पॉलीमरेज, प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसका राइट। अभी मैंने दोनों टर्म एक साथ यूज कर दी राइट, क्योंकि इससे स्ट्रिक्टली अटैच भी होता है, इसी वजह से प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम भी देता है, बट इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट। डीएनए पॉलीमरेज Mg2+ के बगैर काम नहीं करता, तो Mg2+ है। अब देखो इसका एक्शन देखना बेटा, ये Mg2+ आया हमारे पास, ये डीएनए पॉलीमरेज, एस्पार्टिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा। ये ना टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये ग्रोइंग टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसका मैंने ये एक बेस लिया है, जिसके थ्रू आगे मैं चेन को बढ़ा रही हूँ। और ये मेरे पास एक नया DNTP है, देखो 3 फॉस्फेट लगे, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट, तो मेरे पास 3 फॉस्फेट यहाँ पर अटैच्ड है। आई से ये जो मेरे पास पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक ग्रोइंग चेन का एक मैंने बेस लिया है, इसके OH ने अटैक किस पे किया बच्चे? अल्फा पे। जब इसके OH ने अटैक अल्फा पे किया है तो उसकी वजह से बॉन्ड किसके साथ ब्रेक हुआ? बीटा और गामा के साथ। अल्टीमेटली इसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके साथ बन गया, देखो सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया, वापस एक चेन मेरे पास ग्रो हो गई और ऑटोमेटिकली ये 2 फॉस्फेट मेरे पास बाहर आ गए राइट। तो सी ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास बना और ये 2 फॉस्फेट हमारे पास बाहर आ गए राइट। सो बेस्ड ऑन दिस अगर हम यहाँ से समझे बेटा राइट, तो कैन आई से दिस इज बीइंग लुकिंग लाइक कि एक्चुअल में राइट डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट कौन है? डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट टेम्पलेट चेन नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट DNTP है। तभी मैंने कहा था उसको एक्टिव सबस्ट्रेट, तो डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट DNTP है, उसका काम क्या? उस DNTP को अपने से बाइंड कराना और फिर DNTP और न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनवाना। दैट्स द जॉब ऑफ दिस राइट। तो इनकमिंग DNTP इज अटैक्ड एट द अल्फा फॉस्फेट बाय 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्रोइंग डीएनए चेन। नीट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट, बहुत बार रिपीटेड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या करेगा? 3', 5' का दे देगा और इनकरेक्ट बना देगा इसको। तो इनकमिंग DNTP अटैच होता है अल्फा फॉस्फेट पे जब 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्रोइंग डीएनए चेन पे आपका वर्क करता है। फाइन एवरीवन, तो ये होती है हमारे पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, जहां Mg2+ का रोल अच्छे से याद रखना है। अब देखो, अब मैंने इसको रियल प्लेटफॉर्म पे देखा, जब मैं इसे रियल प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ, मींस एक्चुअली मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हिसाब से देखती हूँ, तो मुझे कैसे मिलता है? तो ये मेरे पास बचा रेप्लिकेशन फॉर्क एज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए राइट। अब ये जो मेरे पास रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ मैंने ऑलरेडी हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज लगा रखा है। अब मेरे पास एक और एंजाइम आ गया डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज को करना क्या? ये तो 3' एंड है बच्चे, इसके आगे तो मेरे पास क्या मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली ऐड होते चले जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में तो कोई ब्रेक नहीं है, इसके आगे तो इतना सारा टेम्पलेट है, तो ये तो इस टेम्पलेट को यूज करके आगे की तरफ होता चला जाएगा राइट। ओके खुशबू, इट्स नॉट कनेक्टिंग, ओके जस्ट गिव 1 सेकेंड, बस रुको। ओके हर एक का पहले वो डायग्राम बना है जो भी मैंने कहा था बनाने के लिए राइट। बस 1 मिनट मुझे दो, मैं एक बार लिंक शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे, ताकि जो मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं
उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। टिल द टाइम एक बार वो Mg2+ वाला पॉइंट लिखो जरा फटाफट से। बस 1 मिनट देना बेटा मुझे, so that I'll share the link, right? कुछ आराम से ज्वाइन कर लें। हाँ जी, उसी के साथ साथ बच्चे एक पॉइंट और सबको जो ध्यान रखना है, राइट, दैट इज द पॉइंट व्हेन वी स्टेटेड, राइट, जब हमने कहा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, तो जो ओपन डीएनए एंड है हमारे पास, जो ओपन डीएनए एंड है, उसके बेसिस पे अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। ये दो क्या होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, वो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब उसी के बारे में मैं एक बार आपको बताती हूँ, राइट। एक सेकेंड, लेट मी ओपन द स्लाइड वंस अगेन। हाँ जी, स्क्रीन शेयर है सबके साथ? ओके गाइस, अच्छा अब ये डायग्राम एक बार रीड करो एंड टेल मी, इसमें आपको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कोई पता चल रहा है? कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, और किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं? Mg2+ पॉइंट अगेन। ओके बेटा, Mg2+ पॉइंट बताती हूँ मैं, एक सेकेंड में एक बार लिंक शेयर करती हूँ उनके साथ, 1 मिनट। So whosoever is not able to join, they can join it over here. Okay, now let's start with this. Continuous is leading and this is lagging. हाँ जी, अब बहुत ध्यान से पॉइंट समझना। मैंने आपको ये कहा बच्चे कि मेरे पास Mg2+ का देखो कनेक्शन वाला पॉइंट जो है, एक बार वो डाउट डिस्कस कर लूँ आपके साथ। ये मेरे पास Mg2+ है। Mg2+ ऑलरेडी इसकी एक्टिव साइट देखो, डॉकिंग साइट्स है जहां पर ये प्रेजेंट है। Mg2+ DNTP के साथ बॉन्ड बनाता है। Mg2+ ने DNTP के साथ सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं, स्पेसिफिक कोई कोवेलेंट या कोई ऐसे बॉन्ड नहीं बनाए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। उसने क्या किया, बस इसने डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, इट हैज डन दैट, जो OH है टेम्पलेट का स्ट्रैंड का, वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस अल्फा फॉस्फेट पे करेगा। जैसे ही अल्फा फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, अल्फा फॉस्फेट बीटा के साथ अपना कनेक्शन ब्रेक कर देगा। तो ये पीपीआई बाहर आ गया, मेरे पास पायरोफॉस्फेट बाहर आ गया, और ये बॉन्ड बनाने में हेल्प किसने कर दी, इसने। अब यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ब्रेक हुए, टोटल एनर्जी ने इस बॉन्ड को, न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाले बॉन्ड को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने में हेल्प कर दिया हमारे पास। जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये भी अटैचमेंट ब्रेक हो गया, डीएनए पॉलीमरेज ने इसको छोड़ दिया, ये आगे की तरफ मूव ऑन कर गया। अब समझ आया ना बेटा पॉइंट? अंडरस्टूड यहाँ तक कुशाग्र? राइट, अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा बच्चे, इसके अंदर वी सिंपली से दैट कि अब मेरे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड इज विद द ओपन 5' एंड वन इज द ओपन 3' एंड। अब बहुत ध्यान से चीज समझना, हमारे पास अनवाइंडिंग की डायरेक्शन इस तरफ है। आइल से यहाँ आपने एक प्राइमर 5' to 3' बनाया, यहाँ एक प्राइमर आपने 5' to 3' बनाया, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, क्योंकि टेम्पलेट अगर अवेलेबल है तो डीएनए पॉलीमरेज बड़े आराम से, बड़ी खुशी से पॉलीमराइजेशन प्रॉपर कर लेगा। जैसे जैसे पॉलीमराइजेशन आगे की तरफ कंटिन्यू होता जाएगा, मेरे पास नया डीएनए का स्ट्रेच यहाँ से बनता चला जाएगा। तो कैन आई से बेटा, जिस पेरेंटल स्ट्रैंड का ओपन 3' एंड है, is it elongating its daughter DNA stretch in the direction of helicase movement? Yes guys, in the direction of helicase movement, is it propagating, is it elongating its DNA chain? अपनी DNA chain को उस तरीके से elongate कर रहा है कि वो हेलिकेज की डायरेक्शन में जाए, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चे, जो मेरे पास स्ट्रैंड, प्राइमर का स्ट्रैंड यहाँ 5 to 3 बना है, राइट, तो ये 5 पे तो ऐड नहीं करा सकता, तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, इन दिस डायरेक्शन 5' की तरफ, राइट। तो क्या ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहे हैं?
Is it moving away from the replication fork, away from the direction of unwinding, right? तो अब अगर मैं देखूं जिसके पास मैंने ये सिंपल सा कह दिया ओपन 3 प्राइम एंड है, राइट? ओपन 3 प्राइम एंड का मतलब जिस स्ट्रैंड के पास ओपन 3 प्राइम एंड है, राइट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि 5 प्राइम बना है, तो जब 3 to 5 आपका यहाँ पर स्ट्रैंड पेरेंटल है और 5 to 3 नया बनना है, तो वो बड़े आराम से ग्रो कर सकता है, राइट? लेकिन जब आपने यहाँ पर पूरा का पूरा एक्शन अपोजिट क्रोमोसोम पे लगाया, स्ट्रैंड पे लगाया, राइट, डीएनए स्ट्रैंड पे लगाया, देन यू ऑब्जर्व कि आपकी जो सिंथेसिस हो रही है वो कैसे जा रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डीएनए, राइट, अनविंडिंग डायरेक्शन और द रेप्लिकेशन फॉर्क डायरेक्शन और द हेलिकेज डायरेक्शन. इज इट फाइन एवरीवन? ये पॉइंट समझ आया? अब इसको देखना है ये हमारे पास कैसे वर्क करता है. ये मेरे पास ना डीएनए पॉल 3 है, राइट? अब मैं इसका एक डायग्राम भी दिखाती हूँ सबसे पहले आपको, वो डायग्राम भी क्लियर होगा. एक सेकेंड. Now see over here guys. हाँ, ये process of elongation. अब ये डायग्राम सबको विजिबल है? Everyone able to see this diagram ना? Right. और डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर करना. Okay guys. Now in this diagram, right, ये जो डायग्राम आपको गिवन है, see over here. हमारे पास ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है? ये हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है. अब ये लीडिंग लैगिंग कैसे मुझे पता चला? जिस डीएनए स्ट्रैंड का ओपन पेरेंटल का 5 प्राइम एंड है, राइट, तो उसके बैक पे तो 3 प्राइम आया, ठीक है? ये मेरे पास रेड कलर का पोर्शन जो है ना वो प्राइमर है. प्राइमर ऐसे सिंथेसाइज हुआ, नया सेगमेंट बन गया, फिर हमारे पास नया सेगमेंट बना, फिर हमारे पास नया सेगमेंट बना और आगे की तरफ मूव होता गया. अभी इसमें सिर्फ लेबलिंग ना डीएनए पॉल 3 की देखना. अभी सिर्फ लेबलिंग डीएनए पॉल 3 की देखना. डीएनए पॉल 3 मेरे पास जो है ना दिस ब्लू कलर, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा? इज इट मूविंग इन दिस, जो लीडिंग स्ट्रैंड पे है, इज इट मूविंग इन द डायरेक्शन सेम टू द रेप्लिकेशन फॉर्क? यस और नो? इज इट मूविंग इन द डायरेक्शन सेम टू द रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट? और अगर मैं यहाँ पर देखूं अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे, इज इट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? Right, everyone understood till here? Right, yes or no? Telegram पे आंसर. Now in this complete, right, ये अगले स्ट्रैंड पे देखो, इसमें छोटा डायग्राम दे रखा है, राइट? नो, ओके धनंजय, वेट, राइट. जैसे मान लो मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर ना हैंड क्लेफ्ट के जैसा होता है, इसके जैसा स्ट्रक्चर होता है. अब एक पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसा है, ठीक है? अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे जाना है और ऐसे करके पॉलीमराइजेशन करना है. तो जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये स्ट्रेच कैसे सिंथेसाइज हो रही है? कंटिन्यूअस. फाइन. अब मैंने कहा आपको क्या करना है बेटा, डीएनए तो वही अभी रहेगा डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन अब टेम्पलेट थोड़ी मुड़ के आएगी. मुड़ के इन सेंस, राइट, जब ये सिंथेसाइज हो जाएगा, प्राइमर आ जाएगा, तब हमारे पास डीएनए सेगमेंट इसको सिंथेसाइज करेगा, आगे बढ़ेगा, प्राइमर आएगा, फिर हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड इस तरीके से बनेगा. इसका मतलब अगर मैं देखूं बेटा तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन किस पे, कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, कंटिन्यूअस इलोंगेशन ऑफ चेन किस पे? मेरे पास लीडिंग स्ट्रैंड पे. लेकिन वहीं पर डिसकंटिन्यूअस चेन सिंथेसिस किस पे? हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड पे. तो लैगिंग स्ट्रैंड इज बीइंग द वन जहां पर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जहां कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है वो हमारे पास क्या बन गया? लीडिंग स्ट्रैंड. एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? यस, एवरीवन कंप्लीटेड विद दिस पॉइंट? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? यस, ओके, वेरी गुड कुशाल. धनंजय क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब और एंजाइम्स की लेबलिंग देखो जरा, सीधी एंजाइम लेबलिंग वंस मोर, राइट? अगर मैं कहूं बेटा ये रेड वाला पार्ट एक एक करके इंडिकेट करता जाओ, दिस रेड पार्ट इज गोइंग टू बी, द रेड पार्ट इज गोइंग टू बी, रेड पार्ट क्या शो कर रहा है मुझको? प्राइमर. वेरी गुड, आरएनए प्राइमर, राइट? अब आरएनए प्राइमर को इलोंगेट करते हुए दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड टू बी,
राइट जो ग्रीन पार्ट बन रहा है न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्ट्रेच बन रही है हमारे पास, और इसको हमने न्यू डीएनए, बिल्कुल ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड हम बना रहे हैं, लेकिन ये जो डीएनए स्ट्रैंड मेरे पास बन रहा है बच्चे, राइट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन fork or opposite to the direction of replication fork? Is it in the direction of replication fork or opposite to the direction of replication fork? Fine, right, in the direction. Now over this छोटे छोटे से प्रोटीन दिख रहे हैं, these small ये क्या है हमारे पास? These small proteins are whom? Single strand binding protein. Very good, SSBP, single strand binding protein, right, जो single strand को manage रखेंगे उसे हम define कर देंगे single strand binding proteins. Fine. अब हमने कहा हमारे पास ये जो पार्ट है बेटा, राइट, दिस वन, ये किसका पोर्शन है, राइट, ये क्या शो कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम, राइट, और हेलिकेज एंजाइम, सॉरी हेलिकेज कह रही, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, क्योंकि टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो होता है हमारे पास एंड पे जाके, राइट, बिफोर मूविंग टू द एंड, राइट, इट इज गोइंग टू बी द वन जो आपको एक्चुअली में क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, राइट। अब हमने कहा इस स्ट्रैंड पे आ जाओ, द ब्लू वन इज अगेन डीएनए पॉल 3, राइट, दिस रेड वन, ये जो रेड आपको अलग से दिख रहा है, दिस इज द डीएनए प्राइमेज, ये मैं आपको समझाऊंगी क्या है अभी आगे, राइट, एंड दिस येलो वन इज अ डीएनए पॉलीमरेज 1, फाइन, राइट। तो अब लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड समझ आया, राइट, फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो। Yes, right, complete. And tell me this one, इस डायग्राम के अंदर क्या समझ आता है? What is being more explanatory in this diagram? Complete यहाँ तक? Okay. Now in this diagram बच्चा, क्या ये हमें दिख रहा है कि प्राइमेज एंजाइम एक ही स्ट्रैंड पे कनेक्टेड है हमेशा के लिए, और जिस स्ट्रैंड पे प्राइमेज एंजाइम कनेक्टेड है वहीं से आप आगे की तरफ मूव करा रहे हो ना, अनबाइंडिंग की डायरेक्शन की तरफ, राइट। तो अगर मैं सिंपल बोलूं दैट लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट, एंड लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ we can say किस डायरेक्शन में मूव करेगा हमारे पास, अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ओके, नाउ टेल मी गाइस, इज इट अ कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन और अ डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन? इज इट गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन और अ डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन? राइट, अगर हम कहें कि हमें पास रेप्लिकेशन कैसे मोड में चल रहा है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या फिर सेमी डिसकंटिन्यूअस, अगर ओवरऑल प्रोसेस को हम डिफाइन करें, okay, right, what should be the answer? Semi discontinuous, right, why? Because one strand is synthesizing continuously and one strand is synthesizing with the break, right, एक strand break। अच्छा, आपने एक नोटिस की चीज, सिंगल स्ट्रैंड पे SSB नहीं लेबल है, see that thing, लीडिंग स्ट्रैंड पे, राइट, आपने SSB लेबल नहीं कराए, why? What the reason behind it? क्या रीजन होगा कि आप क्यों नहीं कराओगे इस पे? बेसिकली कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है ना, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है ना, अगर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, SSB रखोगे तो वेट करना पड़ेगा। तो जैसे एक बार एंजाइम वहां पर रिक्रूट हो गया, फटाफट से क्या कर दिया आपने, SSB को हटा दिया सारा एक साथ, ऑटोमेटिकली मूव करता चला जाएगा। याद रहेगा पॉइंट? अंडरस्टूड, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से सबको, राइट, समझ आ गया ये कंसेप्ट, राइट। तो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अच्छा, लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, मींस अ पार्ट ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस व्हिच इज गोइंग टू अकर, राइट, इज रेफर्ड एज, कैन आई रेफर इट एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स? क्या मैं उसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कह दूं? बिकॉज ओकाज़ाकी हैव स्टडीड इट, राइट। तो अगर मैं पीछे वाले डायग्राम में देखूं, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, राइट, इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड प्रॉपर्ली नहीं दिखा रहा, राइट, SSB पॉइंट वंस अगेन, ओके कुशाग्र। मैंने कहा बच्चे हमारे पास देखो दो तरीके से सिंथेसिस हम कर रहे हैं, एक हम सिंथेसिस कर रहे हैं कंटिन्यूअस, एक सिंथेसिस हम कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस। जिस स्ट्रैंड का ओपन 5 प्राइम एंड है उस पे आप डिसकंटिन्यूअस कर रहे हो, जिस स्ट्रैंड का ओपन 3 प्राइम एंड है उस पे आप डिसकंटिन्यूअस कर रहे हो। बिकॉज पेरेंटल स्ट्रैंड का ओपन 3 प्राइम एंड है तो आपने उस स्ट्रैंड को कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करते चले गए, तो वो जल्दी जल्दी बना, इसीलिए आपने कह दिया इट लुक लाइक अ लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इज हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर, राइट, किस पे हो रहा है हमारे पास, पेरेंटल स्ट्रैंड पे,
राइट। उसके दौरान आपने कहा जब आपको पूरा एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच में कराना है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज की अभी एक प्रॉपर्टी बताऊंगी कि इट इज हाईली प्रोसेसिव एंजाइम। प्रोसेसिव का मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये बेसिस को ऐड करता चला जाता है इन अ सिंगल गो। तो जब ये एक गो में इतने बेसिस को ऐड कर रहा है, पता चल गया कि कंटिन्यूअस होना है, अगर एसएसबी रख दोगी तो ब्रेक आ जाएगा ना बीच में। तो हमें क्या करना है भाई, एसएसबी रखना ही नहीं है। हमने कहा हमें ब्रेक ही नहीं देना, हम कंटिन्यूअस कराएंगे। लेकिन जहां मैं कहूंगी कि मेरे पास उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, जहां ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना रहे हो, वहां पर बीच में एक ब्रेक रहेगा। अब उसी ब्रेक की वजह से देखो ये स्ट्रैंड बनते बनते टूट जाएगा, क्योंकि प्राइमर आ गया। फिर ये स्ट्रैंड आगे बनते बनते टूट जाएगा। तो जब अगला प्राइमर आएगा ना, उससे पहले ये स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा। तभी हम कहेंगे कि हमें स्ट्रैंड कैसा मिलेगा, लाइक अ फ्रैगमेंट। नाउ सी एवरीवन, इज इट लुकिंग लाइक अ फ्रैगमेंट? देखो एसएसबी बीच में दिख रहा है सबको, राइट। ये प्राइमर था, आगे बढ़ा, क्योंकि एसएसबी तो प्राइमर के आगे पीछे ही होते हैं, राइट। तो इस प्राइमर के पीछे एसएसबी लगे हुए थे, राइट। एसएसबी एक लगा हुआ, ये यहाँ पर आके रुक गया, फिर आगे आ गया प्राइमर, फिर आगे जाके बढ़ गया हमारे पास। तो ये प्रोसेस हमारे पास बनता रहा। इसका मतलब SSB will remain functional during the lagging strand synthesis, whereas during the leading strand synthesis SSB won't be functional. Right? आप समझ आया सबको ये point? Everyone understood? Right? ये वाला पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ है? Yes? अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है? बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि is polymerization on leading and lagging strand occur in 5' to 3' direction or the direction change? Tell me the answer. Is polymerization on leading and lagging strand occur in 5' to 3' direction or it varies? Right? क्या आंसर होगा हमारे पास? Right? इसका हम क्या आंसर कर दें यहाँ पर? If we say this point, always in 5 to 3. Very good. Right, धनंजय? हमेशा polymerization 5 to 3. आप भले ही रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जाओ या रेप्लिकेशन फॉर्क के अगेंस्ट जाओ, इसी वजह से तो अगेंस्ट गए, इसी वजह से तो अपोजिट गए, क्योंकि पॉलीमराइजेशन 5 to 3 रखना था। अब समझ आया ना पॉइंट, राइट। तो ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन, राइट। अब उसी के साथ साथ राइट यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन 3 कैटेगरी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज व्हिच एग्जिस्ट इन दी प्रोकैरियोट्स। ओके गाइस, राइट। तो हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के वर्क करते हैं मेरे पास, डीएनए पॉल 3, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2। आप हमेशा क्वेश्चन एक ही के बारे में मिलेगा आपको, डीएनए पॉल 3 या स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डीएनए पॉल 1, राइट। अब डीएनए पॉल 3 हमारे पास क्या है? डीएनए पॉल 3 सबसे मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है। इट इज बीइंग द एंजाइम व्हिच इज डूइंग द मेजर पॉलीमराइजेशन, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर सब यूनिट 10 सब यूनिट से मिलके बना है, और 2 इसके एक्टिव जोन्स हैं। एक जोन पॉलीमराइजेशन करता है, एक जोन प्रूफ रीडिंग करता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हैंडक्लिफ जैसे है। जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रैंड ग्रो कर रहा है 5 to 3, तो इसके आगे बेसिस को ऐड जिस डायरेक्शन में करेगा ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रूफ रीड करेगा। प्रूफ रीड का मतलब जो बेसिस इसने इलोंगेट करके डाले उन बेसिस में कोई गलती से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, राइट। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए डीएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू बी द वन व्हिच इज कॉल्ड एज द हाईली पॉलीमराइजिंग, हाईली प्रोसेसिव, हाई पॉलीमराइजेशन रेट, राइट। एंड वी कैन से राइट, ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? डीएनए पॉल 3 की मेजर एक्टिविटी। तो हमने कहा पॉलीमराइजिंग फंक्शन जो होगा हमारे पास इसके अंदर 5' to 3' डायरेक्शन में, लेकिन भाई प्रूफ रीडिंग करने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? कहीं कोई इनकरेक्ट बेस आ गया तो उसको हटाना। तो जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन उससे अपोजिट, अब आपको इनकरेक्ट बेस को हटाना है बेटा, तो आपको बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी चाहिए? एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, right? तो we will say we are going to have the exonuclease activity zone, right? हमारे पास exonuclease का activity यहाँ पर होगा जो opposite direction में होगा, right? We say polymerization rate बहुत ज़्यादा है, 1000 bases को न्यूक्लियोटाइड्स को बिना सेकंड डाल देता है ये बेसिकली। प्रोसेसिविटी ज़्यादा है ना। व्हाट्स अ प्रोसेसिविटी? प्रोसेसिविटी इज अ प्रोसेस जहां पर आपका अगर कोई डीएनए स्ट्रैंड बढ़ रहा है तो विदाउट डिटैचिंग, डिटैच हुए बगैर वो कितने डीएनटीपीस को एक साथ ऐड कर सकता है, राइट। तो हाउ मेनी डीएनटीपीस विल इट ऐड, राइट, विदाउट राइट डिटैचिंग फ्रॉम द कंप्लीट पेरेंट बॉडी, राइट। उसी के साथ साथ फिडिलिटी ज्यादा है। फिडिलिटी का मतलब होता है बेटा एक्यूरेसी,
right? If I will say that the fidelity, it is being called as the accuracy, कि कितना हमारे पास फिडाइल है, कितना हमारे पास एक्यूरेट है ये एंजाइम, राइट? प्रूफ रीडिंग धनंजय इसी वजह से चाहिए क्योंकि जब अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डॉटर डीएनए स्ट्रेच बना रहा है तो वो आप पूरा का पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एक्चुएट डॉट बेसिकली गिव करोगे सेल को, तो यू वांट दैट कि फंक्शंस जो होंगे आपके वहां पर वो प्रॉपर्ली मैनेज हो, तो उस डीएनए की एक्टिविटी को आप मैनेज करने के लिए उसका प्रूफ रीडिंग करोगे एक्सोन्यूक्लियस, इसलिए क्योंकि प्राइमर तो टर्मिनल एंड पे ही है ना, अगर प्राइमर टर्मिनल एंड पे है तो मुझे प्राइमर हटाना है, इसका मतलब मुझे टर्मिनल एंड से प्रोसेस हटाना है, दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक द एंजाइम एट द एक्स-रे। कंप्लीट, यहाँ तक का समझ आया? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, राइट, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रोसेसिविटी, फिडिलिटी, राइट, सब में समझ आ गया सबको अच्छे से? यस और नो गाइस? राइट, पॉलीमराइजिंग रेट 250 to 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, हाई प्रोसेसिविटी एंड फिडिलिटी, राइट, गुड गाइस, राइट, ओके एवरीवन। फिडिलिटी का मतलब एक्यूरेसी रज्जुल, हाउ मेनी एक्यूरेट इट इज, हाउ मच एक्यूरेट इट इज, हाउ मेनी करेक्ट बेसिस इट इज गोइंग टू ऐड ऑन, कितने करेक्ट बेसिस को ऐड ऑन करेगा, उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस का मतलब। अच्छा, न्यूक्लियस एंजाइम पता है? सबसे पहले तो मुझे न्यूक्लियस का मीनिंग बताओ, फिर मैं आती हूँ। टेल मी द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम का मीनिंग जल्दी से। Can I name nuclease enzyme as being the one which is going to degrade the nucleic acid? जो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं, उनका डिग्रेडेशन करते हैं, राइट, जो डीएनए आरएनए को ब्रेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है रिया। अब जो डीएनए आरएनए को ब्रेक कर रहा है, अगर वो टर्मिनल एंड पे ब्रेक करते हैं, मीन सीक्वेंस बिल्कुल टर्मिनल एंड पे है, वहीं पर ब्रेक करेगा, तो हम उसको नाम क्या देंगे? वी डिफाइन इट एज द कंप्लीट एक्टिविटी कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जो इन बिटवीन जाके भी क्लीविंग कर रहा है, अंदर जाके भी क्लीविंग कर रहा है, उसे आप क्या नाम दोगे? राइट, यू बेसिकली डिफाइन इट एज द एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब समझ आया हमारे पास? जो स्पेसिफिक टारगेट साइट पे करते हैं, लेकिन जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सटीरियर पोर्शन पे कर रहा है, उसे हम कहते हैं। अब समझ आ गया? राइट कुशाग्र, कंप्लीट यहाँ तक? अच्छा, अब हम आए यहाँ पर डीएनए पॉल 1 के ऊपर। तो हमने डीएनए पॉल 3 की एक्टिविटीज देख ली कि ठीक है, डीएनए पॉल 3 की ये सब एक्टिविटीज हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। अब हम आते हैं डीएनए पॉल 1, जबकि एक सबसे मेन पॉइंट है, सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज जो स्टडी किया गया था वो डीएनए पॉलीमरेज 1, राइट, विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉर्नबर्ग एंजाइम। जो हमारे पास स्पेसिफिकली इसके लिए एंजाइम है वो कॉर्नबर्ग एंजाइम है, इसको नाम देते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी किया इसको। वी सेज इसके पास ना बेटा 3 फंक्शन यूनिट है, पॉलीमराइजिंग यूनिट है, पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकता है। अब हमने कहा थर्ड यूनिट विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन इट, राइट, दैट इज बीइंग द एक्सोन्यूक्लियस यूनिट, एक एडिशनल है, राइट, जो एक्चुअल में इसको हमारे पास क्या हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू, यस एग्जैक्टली, तो हमने कहा यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास, राइट, जो वर्क कर रहा है हमारे पास पूरे के पूरे पॉलीमराइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जहां पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का काम आरएनए प्राइमर को हटाने का होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ दिस, राइट। तो अब अगर मैं कहूँ बच्चे इसके अंदर मैं यूनिट देखो तो 3 सब यूनिट हो गई, ये एडिशनल सब यूनिट हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यूनिट, राइट, देन वी विल से पॉलीमराइजिंग यूनिट एंड देन वी विल से प्रूफ रीडिंग यूनिट। अब अगर मैं पॉलीमराइजिंग और प्रूफ रीडिंग देखूं तो क्या ये बिल्कुल सेम है हमारे पास? इज इट सेम टू डीएनए पॉल 3, यस और नो? राइट, इज इट सेम टू डीएनए पॉल 3, पॉलीमराइजिंग यूनिट एंड द प्रूफ रीडिंग यूनिट, यही आई थी हमारे पास, यस। अब अगर ये सेम है तो क्या मैं इन दोनों को मिला के क्लीनो सेगमेंट का नाम दे सकती हूँ? आई मेक देम टुगेदर एज अ क्लीनो सेगमेंट, राइट। तो क्लीनो सेगमेंट प्लस एडिशनल यूनिट कॉन्स्टिट्यूट द डीएनए पॉलीमर। अंडरस्टूड एवरीवन? अब क्वेश्चन दिमाग में आया कि डीएनए पॉल 1, अब ध्यान से समझना, डीएनए पॉल 1 के पास एक स्पेशल एक्सोन्यूक्लियस आपने यूनिट दी विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। अब आप डीएनए पॉलीमरेज को जब एक एक्स्ट्रा यूनिट दे रहे हो जिसका काम है प्राइमर को हटाना, आपने एक एडिशनल यूनिट दे दी कि भाई प्राइमर को हटा सकता है, तो डीएनए पॉल 1 को मेन एंजाइम क्यों नहीं यूज करते? क्वेश्चन आना चाहिए ना दिमाग में। जब डीएनए पॉल 1 इतनी एक्टिविटी शो कर रहा है कि वो पॉलीमराइज भी कर सकता है, खुद वो प्रूफ रीड भी कर सकता है, वो प्राइमर को हटा के उस जगह बेसिस को भी ऐड कर सकता है, तो व्हाई नॉट यू आर मेकिंग इट एज अ मेन फंक्शनल एंजाइम, रादर यू आर मेकिंग डीएनए पॉल 3? क्योंकि कोई भी एंजाइम जो काम करेगा एक सिस्टम पे, उसमें 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए और प्रोसेसिविटी ज्यादा होनी चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है एक सिंगल गो में 1000 बेसिस को ऐड कर लेता है, चेन में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर लेता है
एक सिंगल सेकेंड में, जबकि वहीं पर ध्यान से सुनना, जबकि वहीं पर हमारे पास डीएनए पॉल 1 100 बेसिस को ऐड करता है 1 मिनट में, ठीक है, राइट। तो अब देखो कितना डिफरेंस है, राइट। उसी के साथ साथ डीएनए पॉल 3 1 लाख बेसिस पे एक गलती के चांस है उसके, राइट। डीएनए पॉल 1 1000 बेसिस पे एक गलती के चांस है। तो मेरे पास पॉलीमराइजेशन रेट किसका कम हुआ इन दोनों में से, which is going to have the low polymerizing rate among the two, इन दोनों के बीच में से मुझे पॉलीमराइजिंग रेट किसका कम मिला है यहाँ पर बच्चे, राइट एवरीवन, डीएनए पॉल 1, यस डीएनए पॉल 1 का मुझे क्या मिल रहा है, रेट कम मिल रहा है, राइट। अगर मेरे को पॉलीमराइजिंग रेट कम मिल रहा है और एक्यूरेसी मुझे ज्यादा किसकी मिल रही है, whom I getting the more accurate, more fidelity, more fidelity मुझे शो कर रहा है, that is DNA Pol 3। तो who is better to be utilized, कौन सा better हुआ, DNA Pol 3, whether it is going to have the less unit but still DNA Pol 3 is being the more active। समझ आ गया पॉइंट बेटा, अंडरस्टूड, राइट। अब हमने कहा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, क्या उसका कोई काम नहीं है, हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई काम तो देना पड़ेगा। तो वी से डीएनए पॉल 1 इज यूटिलाइज्ड फॉर, इसको हम करते हैं कि जब एक नया स्ट्रैंड बन चुका है, भले ही प्रूफ रीड डीएनए पॉल 3 कर चुका है, लेकिन सेकंड प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉल 1 करेगा। और एक बात क्या है, डीएनए पॉल 3 ना इज जस्ट लाइक अ किंग, राइट। पहली कंडीशन उसकी क्या थी कि भाई मैं खुद पहला बेस ऐड नहीं करूंगा, हमने चलो मान ली। अब दूसरी कंडीशन क्या कि मान लो डीएनए पॉल 3 को पूरे सीक्वेंस में चलते चलते, नए सीक्वेंस को बनाते बनाते एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उसने वो स्पॉट फाइंड कर लिया जहां वो शायद उसने मिस पेयरिंग कर दिया, राइट। डीएनए पॉल 3 बहुत ध्यान से अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से भले ही उस बेस को रिमूव कर दे, लेकिन उस बेस को कभी भी ऐड नहीं कर सकता। ऐड करने का काम डीएनए पॉल 1 करता है। इसका मतलब डीएनए पॉल 1 इज जस्ट वर्किंग लाइक एन असिस्टेंट ऑफ डीएनए पॉल 3, कि डीएनए पॉल 3 ने जो जो लूप पॉइंट्स छोड़ दिए हैं उसका काम करेगा। डीएनए पॉल 3 को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरएनए प्राइमर को हटाना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डीएनए पॉल 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरएनए प्राइमर को भी हटाएंगे और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो वहां पर बाइंड कराएंगे उनका पॉलीमराइजेशन भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज बीइंग द एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉल 1। अंडरस्टूड यहाँ तक पॉइंट बचा कंप्लीट। तो अब डीएनए पॉल 1 डीएनए पॉल 3 की एक्टिविटी सबको समझ आ गई है, राइट। दोनों चीजें मैं भी पॉइंट से लिखवाने वाली हूँ 2-3, राइट, कंप्लीटेड, वेरी गुड। अब डीएनए पॉल 2 ना तो प्रोसेसिविटी ना फिडिलिटी, very slow enzyme, right, not at all going to be functional, right, hence it is going to be used only, right, कि जैसे हम कहते हैं कि रिपेयर का कोई प्रोसेस होना है, सेल में कुछ डैमेज हो गया है, उस डैमेज चीज को रिपेयर करनी है, तब आप पॉल 3 यूज कर लो, पॉल 2 यूज कर लो, चलेगा, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर पॉलीमराइजेशन इज डीएनए पॉल 3, डन, राइट। अब हम आएंगे कि प्राइमर का रिमूवल पॉल 1 कैसे करते हैं। Everyone understood? I hope यहाँ तक completed. Right. अब फटाफट से 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। Yes, okay. Right. तो अब मैं यहीं पर पॉइंट्स लिखूंगी इसी में ही। Okay. Right. So we say बचा, right, साथ साथ ये सबके नोट भी होते जाएं। यहाँ पर लिखा प्रोकैरियोटिक replication. Number first, 3 different polymerases remain functional in prokaryotes, among which हाँ जी डीएनए पॉल 3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, is more functional
and most active enzyme. Because of completed a point सबको अच्छे से राइट। डीएनए पॉल 3 को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है राइट। डीएनए पॉल 3 during proofreading exonuclease right. For proofreading डन। ये पॉइंट याद रहेंगे दोनों। कंप्लीटेड यहाँ तक कंसेप्ट, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा एक बार जरा मैं ओके एवरीवन राइट, यहाँ तक डन है बच्चा सबका। सबसे पहले यस वेरी गुड। हाँ बस एक सेकेंड। ओके एवरीवन, सो अब हमने जो यहाँ रेप्लिकेशन पढ़ा, हमने कहा सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव, ओके ये फाइन है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑडियो वीडियो में हैंग तो नहीं है? ओके गुड। इज इट फाइन नाउ? अभी बीच में एकदम हैंग हो गया था, अभी ठीक है बेटा? ऑडियो वीडियो आ रही है सबको राइट? अच्छा शेयर स्क्रीन हो रखी है, मैंने शेयर कर रखा है ऐसा। आई थिंक शेयर स्क्रीन आपको भी नहीं दिख रहा ना, कोई स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक सेकेंड रुको, मैं पुरानी वाली पहले बंद करूँ फिर दोबारा खोलती हूँ।
ओके गुड। हाँ जी बेटा, तो अब आई थिंक अब शेयर स्क्रीन सबको दिख रही होगी ना, ठीक है राइट। तो अब हमें बच्चे एक्शन क्या देखना है, हमें एक्शन देखना है कि कैसे जब आपने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बना लिए, जब आपने पूरा सिंथेसिस अच्छे से कर लिया है, तो अब वो सिंथेसिस में आपने डीएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 की एक्टिविटी देख ली, राइट। तो नाउ यू हैव टू टेक दैट कि कैसे आप आरएनए प्राइमर को रिमूव कराओगे डीएनए पॉल 1 से। बहुत ध्यान से टॉपिक समझना कि आरएनए प्राइमर को हम कैसे मूव कराते हैं, कैसे रिमूव कराएंगे, क्योंकि मुझे डीएनए में आरएनए प्राइमर तो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा देखो यहाँ मेरे पास प्राइमर की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला प्राइमर है, यहाँ से आपने एक नई चेन बनाई, आपने इतने यूनिट ऑफ आरएनटीपीस को हटाना है, ठीक है। कैसे हटाया आपने, जो इसके पास पॉल 1 के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी, उसके थ्रू आपने हटाना इसको शुरू कर दिया। तो अब देखो यहाँ से इसने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया, राइट। एक सेकेंड, राइट, इट विल जस्ट ब्रेक द बॉन्ड, राइट। इसने बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया। जब ये आरएनटीपी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस ने खाली कर दिया इसको। जैसे ही इसको यहाँ पर खाली कर दिया, सो सी एवरीवन, जब खाली कर रहा था ना, उसी के साथ साथ इसने आगे के एड ऑन करने के लिए नए डीएनटीपी के बेसिस किससे ऐड कर दिया, अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मीन जिसको हटा रहे ना उसकी जगह डीएनटीपी ऐड करता जा रहा है। तो अब ये क्या कर सकता था, इसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का यूटिलाइजेशन, अब ध्यान से समझना, इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम के एक्सोन्यूक्लियस के यूटिलाइजेशन का प्रोसेस जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो आरएनएमपीज में कर सकते हो। लेकिन अब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब आरएनएमपी का 3 प्राइम ओएच डीएनएमपी के 5 प्राइम से जुड़ा होगा, अग्रीड, ऐसा होगा ना पॉइंट। जब आपने एक आरएनए की चेन बनाई है तो आरएनए के पहले बेसिस अगर आरएनएमपीज के हैं तो बाकी के आगे के बेसिस जो होंगे वो तो डीएनएमपीज के हैं ना। तो एक बेस तो ऐसा होगा जब आरएनएमपी और डीएनएमपी के बीच का पॉइंट होगा, और वो बॉन्ड क्या कहलाया जाएगा, कैन आई नेम इट एज अ हाइब्रिड बॉन्ड, दैट्स अ डीएनए आरएनए हाइब्रिड बॉन्ड। और उस हाइब्रिड बॉन्ड को क्लीव करने का काम डीएनए पॉल 1 नहीं करता, उसको क्लीव करने का काम FEN फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और आरएनएज H करता है। कौन करता है बेटा, फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और आरएनएज H। जब ये भी क्लीव हो गया तब आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते इसे ज्वाइन करा दिया और पॉलीमराइजेशन अपना कंप्लीट कर लिया, पूरा प्रूफ रीड करके प्राइमर वहां से अलग हो गया। समझ आया सबको? अब मैं इसकी रियलिस्टिक डायग्राम दिखाती हूँ आपको। सी एवरीवन, आप देखो, ये ध्यान से देखना कैसे पॉल 1 ने काम किया ना उसी। ये हमारे पास पूरा डीएनए का सीक्वेंस, राइट। अब मान के चलो ये आपका आरएनए का सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ आरएनए। अब क्या हुआ, यहाँ का जो पहला, ये निक का मतलब क्या होता है, निक का मैंने आपको मीनिंग बताया था पहले भी, निक का मतलब जो एक पॉइंट जहां पर आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो। तो आपने बॉन्ड सबसे पहला ब्रेक किया, यहाँ पर डीएनए पॉल 1 ने ब्रेक किया। डीएनए पॉल 1 ने सारे आरएनए के आगे बॉन्ड्स हटाते चले गए, तो यहाँ से बॉन्ड्स हमारे पास निकलते चले गए और नए डीएनटीपीज आते चले गए। तो नए डीएनटीपीज आ रहे हैं और पुराने बॉन्ड हट रहे हैं, राइट। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर OH और P के बीच में बॉन्ड बन गया और पूरा प्रोसेस स्मॉल कट, राइट। अब मुझे ये समझाओ, यहाँ जो मैंने इस पूरी एक्टिविटी में जो डायग्राम लिया ना, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि अगर मेरे पास ये मान लो डीएनए का भी बेस होता, आरएनए का बेस नहीं है, अगर मान लो ये पूरा डीएनए पूरा सेगमेंट डीएनए के बेसिस से बना होता, तो क्या आपको आरएनएज H की जरूरत पड़ती? Tell me guys, क्या इस डायग्राम में I'll consider this green part is not RNA, rather is DNA. Do I require RNase H or FEN enzyme? Yes or no? No. Very good. Why? Because वो किसको बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है? RNA DNA को। अब अगर RNA है ही नहीं तो इस तरीके से वर्क करेगा। इसका मतलब अगर मान लो प्रूफ रीडिंग के टाइम पे, मुझे एक्टिविटी का नाम बताना, इफ ड्यूरिंग द प्रूफ रीडिंग एन इनकरेक्ट बेस इज ऑब्जर्व्ड, the removal of the incorrect base is done by which activity zone of DNA pol 1? DNA pol 1 का कौन सा activity zone उस wrong base को हटाने का काम करेगा, right? Who will work to remove that wrong base, right? कौन सा activity zone वहां पर ये task complete? एक्सोन्यूक्लियस क्या डायरेक्शन, एक्सोन्यूक्लियस 2 हैं बेटा, राइट। एक्सोन्यूक्लियस 2 हैं, तभी मुझे एक डायरेक्शन चाहिए कि कौन सा काम करेगा, तब ये चीज समझ आएगी आपको अच्छे से, राइट। इफ आई विल से, तो क्या मेरे पास
5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला काम करेगा, 3 टू 5 बिल्कुल ठीक है, 5 टू 3 वाला काम करेगा, 5 टू 3 वाला काम करेगा, और वहीं पर एड ऑन किसको करेगा, 5 टू 3 वाले को ही ऐड भी करेगा, राइट, समझ आ गया ना पॉइंट। 5 टू 3 पॉलीमराइजेशन भी करेगा, 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस भी रहेगा। वही चीज आपने प्राइमर को रिमूव करने में यूज किया। तो अब प्राइमर का रिमूवल सबको क्लियर हुआ। क्या ये 5 टू 3 एक्टिविटी डीएनए पॉल 3 के पास थी? इज दिस एक्टिविटी इन द डीएनए पॉल 3? नो। अगर ये डीएनए पॉल 3 के पास नहीं है तो डीएनए पॉल 3 क्या प्राइमर का रिमूवल और एडिशन ऑफ द बेस कर सकता है? नो। दैट्स व्हाई डीएनए वहां एक लैग करता है जहां डीएनए पॉल 1 उसके लैग को फिल कर देता है। ठीक है, तो कैन आई से बोथ आर वर्किंग कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, राइट, कि डीएनए पॉल 3 जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे डीएनए पॉल 1 भी उसके पीछे पीछे काम करता चला जा रहा है। अंडरस्टूड? यहाँ तक बचा, कंप्लीटेड, राइट। तो अब एक इमेजिन करो, राइट, कि आपका एक जो पूरा पेरेंटल स्ट्रेच है, राइट, वो कंप्लीट पेरेंटल स्ट्रेच आपको दिख रहा है। उस कंप्लीट पेरेंटल स्ट्रेच में प्राइमर आपने हटा दिया, बेसिस बना दिए। क्या एक पे आपको सिर्फ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मिलेंगे और एक पे आपको कंप्लीट स्ट्रैंड मिलेगा, राइट ना? अब जब मुझे कंप्लीट स्ट्रैंड मिल रहा है और जहां ओकाजाकी फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, वहां क्या मुझे जरूरत है ओकाजाकी को ज्वाइन कराने की? ओकाजाकी को ज्वाइन कराने की जरूरत है ना मेरे पास। तो अब मैंने कहा ओकाजाकी को ज्वाइन कैसा, क्यों नहीं की जरूरत धनंजय? अगर ओकाजाकी को ज्वाइन नहीं कराओगे तो वो तो अलग अलग टुकड़ों में रह जाएंगे ना, राइट। देखो अब यहाँ पर ये डायग्राम ध्यान से देखना। सी एवरीवन, ये मेरे पास ग्रोइंग स्ट्रैंड है, ठीक है, ग्रोइंग फ्रॉक है। ये मेरे पास लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर बन रहा है, ये मेरे पास लैगिंग स्ट्रैंड है। इज इट फाइन? अब लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ग्रोइंग फ्रॉक ऐसे मूव कर रही है। क्या मैं इस ओकाजाकी को ऐसे ही छोड़ दूं? डू आई लीव दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट एज अ गैप इन बिटवीन? क्योंकि वो गैप फिल डीएनए पॉल 1 भी नहीं करेगा, वो गैप फिल डीएनए पॉल 3 भी नहीं करेगा, ठीक है। अब वो गैप फिल करेगा कौन? तो हमने कहा यहाँ पर देखो, इसके अंदर द गैप इज बीइंग फिल्ड बाय द एंजाइम। कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए लाइगेज। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चारों स्टेप जरा पढ़ो, लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के, सबको क्लियर है? नहीं तो अब कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इसको लाइगेट कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और पूरा डीएनए स्ट्रेच मेरे पास बड़े आराम से सिंथेसाइज हो जाएगा। तो आई हैव द कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ द होल डीएनए लाइगेज ओवर हियर, सॉरी, कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड ओवर हियर। अब आपको लाइगेज के एक्शन के बाद लीडिंग लैगिंग में कोई डिफरेंस समझ आएगा? लाइगेज के एक्शन के बाद इज देयर एनी डिफरेंस व्हिच इज विजिबल इन दिस, राइट, बोथ द एंजाइम? नो। सेम हो गया ना, मेरे पास सिंथेसिस पूरी हो गई, राइट। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो चाहिए था कि दोनों एक दूसरे के रेप्लिका बनने चाहिए, बना दिया रेप्लिका, ठीक है, राइट। अब समझ आ गया पॉइंट? अंडरस्टूड टिल हियर? तो रेप्लिकेशन में इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। अब मैं इसका एक ओवरव्यू अभी पढ़ाऊंगी, पहले टर्मिनेशन करा दूं, फिर मैं इसके ओवरव्यू के कुछ स्टेप्स लिखूंगी, सब इसको नोट करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है बच्चा, राइट। जितने हमने स्टेप्स पढ़े उसी का टोटल हम ओवरव्यू करेंगे। अब मुझे एक ऐसा भी तो पॉइंट चाहिए ना जहां पर आके मैं टर्मिनेट करा दूं सीक्वेंस को, कि ठीक है अब रुक जाओ, now stop the whole process। क्या पूरा प्रोसेस हमें स्टॉप कर देना चाहिए? तो हम टर्मिनेशन कैसे कराते हैं? डीएनए के लास्ट पे ना कुछ हेट्रोक्रोमैटिन रीजन्स हैं, उस हेट्रोक्रोमैटिन एरिया को कहते हैं टर सीक्वेंस। देखो ये प्रोकैरियोट के अंदर है, इसलिए मैंने बता रखा है यहाँ पर, ये कुछ टर सीक्वेंसेस हैं। See, this is the ter sequences। टर का मतलब टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। टर्मिनेटर सीक्वेंस पे जाके एक प्रोटीन बाइंड कर जाता है, और वो प्रोटीन को आप कहते हो टस प्रोटीन। व्हाट यू नेम दैट प्रोटीन एज? टस प्रोटीन, टर्मिनेटर यूटिलाइजिंग सीक्वेंस प्रोटीन, राइट। एमआरएनए प्राइमर होता है, उसकी कॉपी होती नहीं बेटा, एमआरएनए प्राइमर नहीं, आपने जो आरएनए प्राइमर धनंजय उसमें बनाया वो तो आप हटा चुके हो, दैट यू हैव रिमूव इट आउट ना, वो आप रिमूव कर चुके हो। तो आप आरएनए प्राइमर हटा चुके हो, आप उसकी जगह डीएनए पॉल 1 के थ्रू अपना डीएनए सेगमेंट डाल चुके हो, बस अब आपको ज्वाइनिंग जो करनी है वो लाइगेज कराएगा, ठीक है बेटा, राइट। हाँ जी, तो अब हमने कहा टर सीक्वेंस है, टर सीक्वेंस पे हमने बाइंडिंग किसकी करा दी? टस प्रोटीन की। जैसे ही टस प्रोटीन वहां बाइंड कर गया, टस प्रोटीन बाइंड होते ही टर सीक्वेंस पे, जब अगर ये टस प्रोटीन है इसके एकदम पास, राइट, पेन कहां चला गया, राइट, अगर ये हमारे पास स्पेसिफिक पूरा स्ट्रैंड है, यहाँ मेरे पास सीक्वेंस है विच इज अ टर सीक्वेंस, यहाँ टस प्रोटीन आके बाइंड कर गया, टस प्रोटीन के ऊपर टस प्रोटीन टर सीक्वेंस के एकदम एंड पे बाइंड करता है, लास्ट के एक दो बेसिस को ही टच करता है बस, राइट, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे ही बाइंड हुआ, यहाँ से देखो डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, यहाँ तक पूरा पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये आके जुड़ गया टस प्रोटीन से। टस प्रोटीन जैसे ही पॉलीमरेज से बाइंड हुआ, इसने डीएनए पॉलीमरेज को बाहर निकाल दिया, रेप्लिकेशन फॉर्क से डिसॉल्व कर दिया।
डिसॉल्व कर दिया डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स, डीएनए पॉलीमरेज और टेम्पलेट के बीच का कॉम्प्लेक्स है उनको डिसॉल्व कर दिया और रिलीज हो गया डबल स्ट्रैंडेड, जो ऊपर वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो अलग, नीचे वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अलग, प्रोसेस हो गया टर्मिनेशन कंप्लीट, राइट. दिस इज हाउ वी डन विद द होल रेप्लिकेशन टर्मिनेशन एस्पेक्ट. क्लियर एवरीवन? यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर? फाइन, राइट. तो दिस इज वेयर वी विल डिफाइन द कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, जो हमारे पास हम देखते हैं किस तरीके से अकर करता है. अब अगर मैं पूरा प्रोसेस इसके अंदर डिफाइन करूं बच्चे, राइट, तो लेट मी टॉक अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस हाउ वी आर गोइंग टू स्टेट. तो अब आ जाते हैं फटाफट से स्टेप बाय स्टेप, साथ साथ सब नोट करते चले जाएंगे इसमें. प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैं सिर्फ स्टेप लिखूंगी अब इसमें ताकि एक ऑर्डर स्टेप का सबको याद हो जाए. इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, राइट, प्रोकैरियोट्स. नाउ द स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट इनिशिएशन. हाँ, टर्मिनेशन एक बार फिर से बताती हूँ अंकुर, रुको. इनिशिएशन एक एक करके पहले स्टेप लिखते चले जाते हैं, फिर आते हैं इस पे. सो इनिशिएशन प्रोसेस, राइट. अब मैं यहाँ पर ए स्टेप, binding of helicase or DNA B protein ORIC segment of parental DNA, right. ORIC segment से आपने इसकी बाइंडिंग करा दी. बी बाइंडिंग होने के बाद ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से एरो एरो करके लिखते हैं. फ्लो चार्ट मैनर में लिखना है जैसे 11th में फ्लो चार्ट बनाते आए हो वैसे ही, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अनजिपिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय हेलिकेज एंजाइम आफ्टर dissolution of hydrogen bonds. Now इसी के बाद अनजिपिंग कराने के बाद आपने stabilization of replication fork through SSBP binding upstream to helicase and topoisomerase akin, इसका नाम है बेटा, which is called DNA gyrase binding downstream to helicase enzyme. अच्छा, अब इमेजिन करो सबको समझ आ गया डाउनस्ट्रीम और इसका मीनिंग, राइट. एसएसबीपी हेलिकेज के पीछे, डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब हेलिकेज के आगे, ठीक है ना, राइट. अब समझ आ गया डाउनस्ट्रीम बच्चे, राइट. अब हमने कहा हमारे पास ये बाइंडिंग हो गई. अब इसमें क्या करेंगे, वी विल गो फॉर दी बाइंडिंग ऑफ प्राइमेस. तो बाइंडिंग ऑफ primase enzyme and formation of short RNA primer. इसमें हम लिखेंगे 1-2 parental strand with open prime and multiple to open 5 prime. I hope everyone is clear, right. डिजिटाइजर आ जाएगा फिर तो मैं नॉर्मल लिखूंगी तो बहुत आराम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, राइट. तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे. इनिशिएशन एवरीवन डन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया. अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेप विच इज कॉल्ड इलोंगेशन, राइट. हमारे पास इलोंगेशन क्या होता है,
Now we say elongation में हमने क्या कहा? Elongation में सबसे पहले activation of deoxyribo, एक में बेटा मैं लिख लूं बच्चे, फिर डाउट्स पे आती हूँ आपके. That is DNTPs, and I request everyone to mute your mic ताकि बैक डिस्टर्बेंस ना आए और कोई बच्चों को दिक्कत ना हो. अच्छा, ये हमने कौन से एंजाइम से की बच्चे? We will done with the enzyme phosphorylase, राइट. phosphorylase एंजाइम के थ्रू आपने काम किया है. ठीक है, किसका माइक ओपन है भाई? Okay, right. So anyone whose mic is being on, just mute that. Right. और जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो मुझे टेलीग्राम पे बताओ. राइट, टेल मी ऑन द टेलीग्राम ऐप जो भी डाउट है, जो भी पॉइंट है, जो भी क्लियर नहीं है. ठीक है, राइट. एक बार मुझे टेलीग्राम पे बता दो, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी. राइट, ओके. नाउ हमने कहा एक्टिवेशन ऑफ दिस, एक्टिवेशन हमने कर लिया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इलोंगेशन, इलोंगेशन करेंगे. और इलोंगेशन किसका होगा हमारे पास? ओके एवरीवन, राइट. इलोंगेशन हम करेंगे यहाँ पर ऑफ प्राइमर सीक्वेंस बाय catalyzing the synthesis of 3' to 5' phosphodiester bond, right, through DNA all 3, right. बस मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है बेटा सेमी डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज आई होप सेमी डिसकंटिन्यूअस सबको समझ आ चुका है. ठीक है ना, राइट. फिर हमने जब इलोंगेशन करा लिया, नाउ वी विल से नेक्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ RNA primer by DNA pol 1 and addition of deoxyribonucleotides, इनका एडिशन करा दिया आपने उस साइड पे. ठीक है, राइट. जब एडिशन करा दिया, अब आपने क्या करा दी? joining of Okazaki fragments by DNA ligase enzyme. Next आपने कह दिया, now we go for the process called termination, right. अब हमने काम termination कैसे करेंगे? तो termination अब ध्यान से वापस से अंकुर ये क्लियर करना पॉइंट termination का. Now termination is involving binding of, wait a second, TUS protein TUR sequence हमने binding करा दी and it catalyzed the resolution of DNA pol template complex and releases daughter DNA. Completed यहाँ तक? Okay guys, I hope everyone is being done with this. अंकुर क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर? एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट? फ्लो चार्ट सबका बना है? मैंने सिंपल लिखा है क्योंकि फ्लो चार्ट में बनाने जाती तो बहुत टाइम जाता है इसमें, तो मैंने बस पॉइंट उसी में ऐड कर दिए हैं, राइट. और ये चीजें ध्यान रखनी है. अब मुझे फटाफट से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई वांट अ रिस्पांस, राइट, फ्रॉम एवरीवन, राइट. मुझे रिस्पांस चाहिए सभी से, राइट. तो पहले मुझे समझा दो ये कंप्लीट हो गया? यस.
Okay, noted. One minute. Okay. Right, note it down guys. कर लो नोट अच्छे से. ठीक है. राइट, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखते चले जाना है. राइट, सबको कंप्लीट करते चले जाना है. ये रेप्लिकेशन हमारा खत्म हो गया प्रोकैरियोट्स में. अब इसके एक रियल पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी आपको. फिर थोड़े से डिफरेंसेस यूकैरियोट के साथ एंड देन वी वाइंड अप द होल रेप्लिकेशन. वाइंड अप करने के रेप्लिकेशन को. राइट, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एक्सोन्यूक्लियेज एक बार. ओके फाइन. I'll tell you topoisomerase 2 bound downstream. Okay अंकुर. Yes, so I'm having the two doubts. अच्छा, मैं जब तक doubts clear करूंगी, everyone, right, जिनका फ्लो चार्ट बन चुका है, सब कुछ हो चुका है यहाँ तक का टॉपिक ना. I want everyone to do one thing. Make a difference table in Pol 1, Pol 2, Pol 3. जल्दी से एक डिफरेंस टेबल और उसका पिक लेके मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट करनी है आपने अभी इन दी क्लास ओनली. राइट, गो फॉर इट. जल्दी से DNA Pol 1, Pol 2, Pol 3 till the point I am discussing the doubts. Now see everyone, topoisomerase को जो मैंने बाइंड कराया है, हेलिकेज, ये अगर मेरे पास हेलिकेज है, मैंने कहा था हेलिकेज लेट सपोज एक 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से टोपोआइसोमरेज ऐसे जा रहा है. ठीक है, मींस कोई भी पॉइंट ऐसे. अब आप कहोगे कि मैं ऐसे कर दूं तो, राइट, इन्वर्ट कर दूं. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? कभी भी आप डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नंबर लाइन से पॉजिटिव की तरफ जाना. हमेशा टोपोआइसोमरेज अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा. रेप्लिकेशन फॉर्क मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप कनेक्ट कर रहे हो अनजिप्ड और जिप्ड डीएनए को. तो जो वो पॉइंट है ना अनजिप्ड और जिप्ड डीएनए वाला, उस पॉइंट से जब आप अहेड कोई भी चीज लगाओगे वो डाउनस्ट्रीम, उस पॉइंट के बैक कोई भी चीज लगाओगे वो अपस्ट्रीम. ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज कैसे लगा अंकुर? इट इज गोइंग टू बी डाउनस्ट्रीम. आप समझ आए बच्चे? राइट, नेक्स्ट. यस काजल, आरएनए प्राइमर का रिमूवल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 की 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी वर्क करती है. जहां डीएनए पॉलीमरेज का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस उस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ऑटोमेटिकली वहीं से साथ साथ आरएनटीपीज हटते चले जाते हैं, डीएनटीपीज को ऐड कराता चला जाता है. जैसे ही चेन में डीएनएमपीज ऐड होते हैं, एक पॉइंट ऐसा होता है जब बॉन्ड आरएनए डीएनए के बीच में है, क्योंकि एक लास्ट आरएनएमपी होगा और फर्स्ट डीएनएमपी होगा. उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो आरएनएज एच की हेल्प लेता है. आरएनएज एच बेसिकली उस बॉन्ड को ब्रेक करता है, डीएनए पॉल 1 फिर उसने एक डीएनएमपी को ऐड करता है, प्रोसेस आगे पूरा हो जाता है. राइट काजल, कंप्लीट बेटा. राइट, तो नाउ अंडरस्टूड. राइट, हाँ जी, टेबल बन गई है डिफरेंस की. राइट, अच्छा एक काम करो, जरा कैमरा तो सभी का चल रहा होगा ना. राइट, दिखाओ मुझे जरा कैमरे में. राइट, जब तक टाइम लगेगा तो शो मी ऑन द स्क्रीन. राइट, डिफरेंस टेबल जो बनाई है सबने. टोपोआइसोमरेज इन डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क शुड बी अपस्ट्रीम. नो बच्चे, इन दी डायरेक्शन तो आपका एसएसबीपी ये भी है. देखो एसएसबीपी की बाइंडिंग, आप बाइंडिंग की डायरेक्शन देखते हो, किस डायरेक्शन में बाइंड कराते हो. तो अब बाइंडिंग की डायरेक्शन एसएसबीपी भी रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में भी लग रहा है और टोपोआइसोमरेज भी वहां लग रहा है. आप कह रहे हो रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या है? वो पॉइंट है जहां जिप्ड और अनजिप्ड डीएनए के बीच में कनेक्शन है. ठीक है ना, वो पॉइंट आप लेके चल रहे हो और उस पॉइंट की बेसिस पे आप इसको स्टडी कर रहे हो. करेक्ट नाउ, क्लियर अंकुर? राइट, तो वो पॉइंट जो है ना उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि आपका कैसे वर्क करेगा. राइट, राइट, अब समझ आया अंकुर कैसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? ओके, तो am I having the difference table now? Okay, yes, here I am having the difference table. Good. Right, yes, good one. Great, great, great. Yes, any other? ठीक है धनंजय, very good. ओके, नहीं बनी है डिफरेंस टेबल? अच्छा फटाफट से बनाओ डिफरेंस टेबल. डीएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3. सबसे पहले तो लिख दो उसमें. अच्छा, हु इज कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम एंड हु इज द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड? राइट, जल्दी से मुझे टेलीग्राम पे अब आंसर मिलते चले जाएं. टेबल आप फिर साथ साथ कंप्लीट करते चले जाना. Right, now the first enzyme to be studied, DNA Pol 1. Pol 1 is the first enzyme to be studied. Right, Pol 1 हमारे पास पहला enzyme है. Very good. So I am getting the table from Dhananjay. Super good बच्चा. Right, उसी के साथ साथ अब आ जाओ यहाँ पर DNA Pol 1 के बाद. Right, and now moving to the next one. Right, आपका how many bases
how many base pair will be added by DNA pol 3 during the replication? How many base pair will be added by DNA pol 3 during replication? Base pair to be added by DNA pol 3 during replication. Okay. अब थोड़ा सा सोचना था इसके अंदर, थोड़ा सोचना है, राइट? हाँ जी, अब यहाँ पर देखो मुझे जो आंसर मिला, जो मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे आंसर दिया, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। आपको मैंने कहा था 250 से 1000 बेसिस को ऐड करते हैं। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा है बेस पेयर, आधे नहीं होंगे अब डबल हो जाएंगे, यही तो समझना बेटा, आधे नहीं होंगे अब डबल हो जाएंगे। कैसे? एक स्ट्रैंड पे अगर 1000 बेसिस को कंटिन्यूस डाला तो दूसरे स्ट्रैंड पे भी तो 1000 बेसिस को डालेगा। तो मैक्सिमम कितने बेस पेयर ऐड कर दिए उसने? पेयर मींस दो, एक बेसिस ऊपर और बेसिस नीचे, तो कितने ऐड हो गए? 2000। अब समझ आया, राइट? तो हाउ मेनी बेस पेयर इट विल ऐड ऑन अ सिंगल गो, दैट इज 2000 बेस पेयर्स, बट हाउ मेनी बेसिस इट विल ऐड इन अ सिंगल, अगर कितने बेसिस को ऐड करेगा सिंगल स्ट्रैंड में, दैट इज 1000 बेस पेयर। ये डाउट क्लियर बच्चा? राइट, एवरीवन अंडरस्टूड? ये डाउट याद रहेगा, राइट? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बेस पेयर का मतलब, अच्छा अब एक डिफरेंस बता दो, आरएनए पॉलीमरेज बेसिस को ऐड करता है या बेस पेयर को ऐड करता है? डू आरएनए पॉलीमरेज ऐड बेसिस और बेस पेयर? आरएनए पॉलीमरेज किसको ऐड करता है? आरएनए पॉलीमरेज, राइट? सोचो थोड़ा सा, आरएनए पॉलीमरेज बेसिस को ऐड करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि दोनों स्ट्रैंड से डीएनए बनाएगा तो बेस पेयर को ऐड करेगा, एक बेस एक स्ट्रैंड पे, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा बेस दूसरे स्ट्रैंड पे। अब समझ आया बेस पेयर का कंसेप्ट सबको अच्छे से? Correct, right? So that's a specific point, that is 2000 base pair. Okay, now next one, high processivity is observed in DNA pol 3. बिल्कुल ठीक है, DNA pol 3 is showing the high processivity, right? Now who is going to have an additional activity apart from DNA pol 3 common activities? Right, pol 1. And what's the name of the additional activity pol 1 is having? What's the name of the additional activity pol 1 is having? Right, पूरा नाम लिखो ना एक्सोन्यूक्लियस का, 5' to 3' exonuclease activity, 5' to 3' exonuclease activity. Very good, right? Okay, now which part of the DNA pol 1 is similar to DNA pol 3? Which part of the DNA pol 1 is similar to DNA pol 3? DNA pol 3 के सिमिलर कौन सा पार्ट है उसका? उस सेगमेंट को नाम क्या दोगे जो सिमिलर है उसकी? राइट, एक नाम अभी मैंने बताया था उसके अंदर, क्लीनो फ्रेगमेंट। सिमिलर तो 5' to 3' पॉलीमराइजेशन भी है, 3' to 5' प्रूफ रीडिंग भी है, राइट? लेकिन हम क्या देंगे उस पूरे सेगमेंट को मिला के? क्लीनो सेगमेंट, राइट? KNELOW, क्लीनो सेगमेंट, राइट? तो सॉरी KLENOW, राइट? तो क्लीनो फ्रेगमेंट का हम उसे नाम देंगे, याद रहेगा ये पॉइंट यहाँ तक? अब रेप्लिकेशन क्लियर है सबको? अच्छा, लास्ट 2019 क्वेश्चन ही आपसे मैं पूछ लेती हूँ, एक 19 और एक 17, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं रेप्लिकेशन पे ही, राइट? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रेगमेंट elongation occur in direction towards the replication fork or opposite to the replication fork? जल्दी से, right? During polymerization Okazaki fragment elongation occur in or opposite to the direction of replication fork. Opposite, very good, ये याद रहेगा ना पॉइंट? इसी को देखो मॉड्यूलेट करके 2017 में क्या पूछा? Lagging strand synthesis occur away from the replication fork or towards the replication fork? Lagging strand synthesis, ये भी कैसा होगा? Away. लेकिन leading strand synthesis towards, याद रहेगा? इसी वजह से बेटा हमें पता चलता है replication fork is not that Y-shaped structure actually. Replication fork is a point of connection, right? Now हेलिकेज की डायरेक्शन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, टोपोआइसोमरेज की डायरेक्शन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, एसएसबीपी की डायरेक्शन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, प्राइमेज टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। सिर्फ आपका एक एंजाइम एक सेगमेंट जो अलग जा रही है वो लैगिंग स्ट्रैंड, दैट्स इट। कंप्लीटेड, यहाँ तक हो गया खत्म अच्छे से, राइट? रेप्लिकेशन समझ आ गया सबको? अब शेयर कर दूं वापस से स्क्रीन, राइट? गुड, राइट? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, और एक बार आपको अब मैं थीटा मॉडल इसमें बता दूं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ जी, अब देखो एक ये पॉइंट, स्क्रीन सबको विजिबल है बेटा? राइट?
ओके, नाउ इसी के साथ साथ ये मैंने एक टेबल बुक से ली है, राइट, एक मेन बायोकेमिस्ट्री की सबसे बड़ी बुक है जो सब फॉलो करते हैं, राइट, उसके अंदर उसमें से इसकी यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको। डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए बी प्रोटीन, डीएनए सी, एचयू, एफआईएस, आईएचएफ नहीं करना क्योंकि हम आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते। एक अगर मैं सिर्फ हिंट दे दूं, मैंने आपको बोला था हिस्टोन प्रोटीन आर द वन जो डीएनए के फंक्शन को रोकते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। तो क्या हिस्टोन प्रोटीन परमिट करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन हो सके? टेल मी गाइस, इज हिस्टोन प्रोटीन परमिटिंग कि मैं रेप्लिकेशन करा सकूं? नहीं ना, तो हिस्टोन प्रोटीन को भी तो हटाना पड़ेगा। हिस्टोन प्रोटीन को कैसे हटाएंगे? दैट एंजाइम आर डीज, ये एंजाइम्स है जो वर्क करते हैं, ठीक है, ये एचयू, एफआईएस, आईएचएफ, बस आपके सिलेबस में हम वो पढ़ाते नहीं है इसलिए इसको हम रेफर नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव देम, इनको छोड़ देना। प्राइमेज का दूसरा नाम डीएनए जी प्रोटीन, एसएसबी को सिंपल एसएसबी कहते हो, डीएनए गायरेज को डीएनए पॉलीमरेज 2। मैंने पॉलीमरेज 2 इसीलिए लिखा है बेटा क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर दो टोपोआइसोमरेज है, टोपोआइसोमरेज 1 और 2, राइट, जबकि प्रो में एक ही है, टोपोआइसोमरेज 2, ठीक है। और लास्ट में डीएनए मिथाइलेज, राइट, इसका भी कोई स्पेसिफिक रोल आपको डैम मिथाइलेज, जिसको हम डीएनए मिथाइलेज भी कहते हैं, राइट, याद करने की अभी जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको इसमें से सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए जी, एसएसबीपी, डीएनए गायरेज, दैट्स इट, यही मेन इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। अब देखो हमें एक मॉडल दिखता कैसे, अब ये देखना जरा अच्छे से, राइट। इफ आई विल सी ओवर हियर, अगर मैं यहाँ देखूं तो क्या मुझे ये एक्चुअली थीटा मॉडल दिख रहा है? क्या मुझे एक्चुअल समझ आ रहा है कि कैसे हम कहते हैं, राइट, जो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड है, रिमेंबर गाइस, वो प्रोकैरियोट के अंदर तो डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड है ना, राइट। मुझे डीएनए वहां पर कोई लीनियर थोड़ी दिखता है, ये तो मैंने आपको लीनियर पढ़ा दिया क्योंकि उस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं अच्छे से, हम सर्कुलर में प्रॉपर्ली इसको समझ नहीं पाएंगे। हमने कहा हमारे पास डीएनए बेटा ऐसा होता है, राइट, प्रोकैरियोट्स के अंदर, दिस इज द वन, बहुत ध्यान से, इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड्स इसके हेलिक्स में होते हैं, बस वो सर्कल में होते हैं, करेक्ट, राइट। अब ये जो मेरे पास सर्कल है, देखो ये जो दिया है ना, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये पॉइंट, और ये मेरे पास डीएनए का रेप्लिकेशन टर्मिनस पॉइंट। ये बहुत अच्छा पूरा डायग्राम है, उसी बुक में से लिया मैंने, और बहुत अच्छे से बच्चों को भी समझाता है। अब यहाँ देखना, ये अगर थोड़ा याद हो, मैंने 11th में बताया था, पहले दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को अलग करो, separate both the strands of DNA. Once you will separate both the strands of DNA, उन दोनों strands को separate करने के लिए हेलिकेज काम करेगा, हेलिकेज काम करेगा तो जिसकी वजह से थीटा मुझे दिखाई देगा। फिर मैं कहूंगी कि एक स्ट्रैंड देखो अब अलग होता जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरा बन रहा है, इसके ऊपर एक बन रहा है, लेकिन दोनों की पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन जो होती है ना, एक क्लॉकवाइज चलता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। इसका मतलब क्या, क्यों अभी हमने पढ़ा ना, एक टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, एक अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, अभी तो पढ़ा हमने, तो अपोजिट बाई डायरेक्शन हो गया ना, राइट। तो अगर मैं कहूँ एक क्लॉकवाइज जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो गलत तो नहीं है ना, राइट। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक स्ट्रैंड में देखूं, उसकी डायरेक्शन और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन, आर दे मूविंग इन द टू अपोजिट डायरेक्शन? कैन आई नेम द प्रोसेस बाई डायरेक्शन? Yes, can I name the process bidirectional? ठीक है। अब अगर मैं bidirectional समझूं, जैसे ही देखो ये टर्मिनेशन पे आए, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो जो हमने पूरा पढ़ा है ना, वो आपको इस पे अप्लाई करना है, बस अप्लाई करना ही मुश्किल काम है, इमेजिन करना मुश्किल काम है, इसीलिए आपको लीनियर के हिसाब से पढ़ाया जाता है, राइट। एनसीईआरटी ने इसलिए लीनियर रेप्लिकेशन फॉर्क बना रखी है, राइट। दो रेप्लिकेशन फॉर्क, बिल्कुल दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगी। सी अंकुर, हम क्या कहेंगे बेटा, हमारे पास दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के, दो रेप्लिकेशन फॉर्क, अब आपको मैं बताती हूँ कैसे दिख रही है, राइट। रेप्लिकेशन फॉर्क हम कैसे कहते हैं, एक स्ट्रैंड डीएनए का दिस वन और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का दिस वन। जब आपका नया डीएनए बनता चला जाएगा ना, तो वो वाइंड होता चला जाएगा, राइट, इट स्टार्ट वाइंडिंग अप। ये एक्चुअली में एक स्ट्रैंड है जो अपना वाइंडिंग करके अपना डॉटर स्ट्रेच के साथ बना रहा है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है जो अपना डॉटर स्ट्रेच बना रहा है। दोनों पहले खुल रहे हैं, जैसे कि अब मैं इमेजिन आपको कराऊं, टेलीफोन की वायर होती है, राइट, टेलीफोन की वायर सबको याद है, राइट, उससे इमेजिन करना जरा, राइट। अब मेरे पास जैसे टेलीफोन की वायर छोड़ो, जरा स्पाइरल होता है, स्पाइरल है आपके पास, राइट। स्पाइरल हम जो कॉपीज में लगाते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, तो मेक दैट इन द माइंड। जब मैंने स्पाइरल बाइंडिंग शुरू की ना, मैंने क्या किया, जो पूरा एक स्पाइरल बनाया, एक व्हाइट कलर का स्पाइरल लिया, एक रेड कलर का स्पाइरल लिया, ठीक है, दो मेरे पास है, दोनों को मैंने सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लिया। मैंने व्हाइट को रेड से सेपरेट किया, व्हाइट के ऊपर मैंने रेड बनाना शुरू कर दिया, रेड के ऊपर मैंने व्हाइट बनाना शुरू कर दिया,
आप समझ आया? इट्स लुकिंग लाइक एक मेरे पास इस तरीके से, दूसरा मेरे पास ऐसे बन रहा है, वही सेम चीज चल रही है। अब जब डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है तो लुकिंग लाइक ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये दूसरी रेप्लिकेशन फॉर्क है, एंड अल्टीमेटली दोनों स्ट्रेच आउट हो जाएंगे और दो मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। Is this point clear now? Everyone imagine that, imagine हुआ वो माइंड में थीटा मॉडल कैसे हमारे पास चलेगा, राइट? प्रोसेस वही है लेकिन डायरेक्शन कितनी जा रही है, दो जा रही है, टू डायरेक्शंस आर गोइंग ऑन, राइट? बस बेटा ये हेलिकल दिख रहा है ना, इसी वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर फॉर्मेशन जो हो रही है हमारे पास इस तरीके से। कंप्लीट यहाँ तक अंकुर क्लियर बेटा, राइट? यहाँ तक सबको समझ आया थीटा मॉडल, yes or no? Everyone understood, right? Theta model of replication, bidirectional, semi-conservative replication, origin of replication, DNA replication, termination point. अब अगर मैं इसको यूकैरियोट से कंपेयर करूं, राइट? तो यूकैरियोट की एक डिफरेंस टेबल आपको तैयार करनी है, आज का होमवर्क है ये, बता रही हूँ फटाफट से इसके, राइट? क्योंकि यहाँ आपका रेप्लिकेशन फिनिश है। हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में, अच्छा एक पॉइंट तो सबको याद है, अभी मैंने पढ़ाया भी था, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी मोनोरेप्लिकॉनिक, अभी पढ़ा। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी मल्टी रेप्लिकॉनिक, करेक्ट ना, राइट? तो उसमें क्या है हमारे पास, मोनोरेप्लिकॉनिक, इसमें मल्टी रेप्लिकॉनिक। तो पहला डिफरेंस तो हमें याद हो गया, पहला डिफरेंस तो हमें पता है। अब हम आ जाते हैं अगले डिफरेंस पे। ड्यूरिंग द इनिशिएशन आप कहते हो उसमें ORIC है, यहाँ हम कहते हैं ARS है। सेकेंड डिफरेंस, एक में ORIC, एक में ARS। रादर मैंने एक टेबल बनाई रखी है, वही देख लेते हैं, तो ब्लर आ रही है टेबल, राइट? अच्छा उसी के साथ, राइट, हमने कहा यहाँ पर रेप्लिकेशन, चलो मैं ये रहने देती हूँ, ये टेबल ये समझ नहीं आ रही है ना, राइट? रादर हम खुद ही बना लेते हैं टेबल, छोड़ो उसको, राइट? अब हमने कहा बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, वी हैव द अनदर वन, कि मेरे पास जब रेप्लिकेशन चल रहा है तो उसमें हेलिकेज चाहिए, उसमें भी हेलिकेज चाहिए, SSB चाहिए, SSB चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए। लेकिन प्रोकैरियोट में कौन सा टोपोआइसोमरेज काम करेगा, टोपोआइसोमरेज सेकंड, राइट? जल्दी से रिप्लाई मिलना चाहिए मुझे सबका, ये टेलीग्राम पे, टेलीग्राम एक्टिव रखना है साथ में आगे से हर क्लास के अंदर, राइट? लेकिन वहीं पर यूकैरियोट के अंदर कौन सा टोपोआइसोमरेज होगा बेटा, यूकैरियोट इज हैविंग टोपोआइसोमरेज 1 एज वेल एज टोपोआइसोमरेज 2, राइट? तो दो टोपोआइसोमरेज किसके अंदर मेरे पास, यूकैरियोट में, एक ही टोपोआइसोमरेज किसके अंदर मेरे पास, प्रोकैरियोट में। डन। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर टोटल कितने डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हुए ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, हाउ मेनी टोटल डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में कितने इन्वॉल्व होंगे मेरे पास, 3, यूकैरियोट में 5, यूकैरियोट में इन्वॉल्व होने वाले 5, राइट? 6 होते हैं जबकि, लेकिन हम 5 लिखते हैं, ठीक है? 5 कौन कौन से, ध्यान से देखना। डीएनए पॉल अल्फा, राइट? डीएनए पॉल अल्फा वर्किंग एज अ प्राइमेज, ये प्राइमेज की तरह काम करता है। ये प्राइमर का जो हमने डीएनए पॉल 1 का काम नहीं है, प्राइमर को हटा के बेस को ऐड करना, इसका काम वो होता है डीएनए पॉल अल्फा का। तो जो प्राइमेज काम कर रहा है ना, सॉरी डीएनए पॉल 1 काम कर रहा है ना, उसके जैसा काम कौन करेगा, डीएनए पॉल अल्फा, ठीक है बच्चा? डीएनए पॉल बीटा नो वर्क, सिर्फ डीएनए रिपेयर करना, राइट? नाउ डीएनए पॉल गामा सबसे मेन, डीएनए पॉल गामा इज रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यूकैरियोट के अंदर रेप्लिकेशन अकर इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। स्टेट कर दो जरा ये स्टेटमेंट, explain me this statement, that replication in eukaryotes occur not only in the nucleus but in the cytoplasm as well, right? Where in the cytoplasm replication is going to occur, replication cytoplasm में कहाँ करा दोगे, राइट? कहाँ, कौन सी है, कैसी एक्ट, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, उनके पास अपना डीएनए है, तो वहां भी आपको रेप्लिकेशन कराना है, तो उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज गामा, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आया डीएनए पॉलीमरेज आपका डेल्टा एंड ईटा, राइट? इसमें हम क्या कहते हैं, ये दोनों बेटा, both of these are going to be involved in the activity of DNA polymerization. ये पूरे टेम्पलेट स्ट्रैंड का DNA polymerization कराते हैं, जहां पर ये मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम है। जो DNA पॉल 3 है ना, उसकी जगह इसको समझो, ठीक है? और उसका हेल्पर ये, फाइन, बोथ ऑफ देम, और दोनों के पास प्रूफ रीडिंग भी है,
करेक्ट, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर ये काम करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड? ये 5 मेन है, राइट। उसमें से मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम ये है, टोटल तो 9 पॉलीमरेजेस, 6 to 9 पॉलीमरेजेस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। ह्यूमन के अंदर टोटल 9 एक्टिव डीएनए पॉलीमरेजेस आर देयर होमो सेपियंस में, राइट। वहीं पर अगर प्लांट्स में देखा जाए तो 6 आर देयर, राइट। और अगर मैं उससे लोअर स्पीशीज में जाऊंगी तो और कम हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास 5 रहेंगे जो सब में मिलेंगे, 5 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। जिसमें से बीटा कुछ में नहीं भी होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, राइट। लेकिन आपको ये स्पेसिफिकली मिलते हैं यूकैरियोट्स में। एवरीवन डन, राइट? कंप्लीटेड विद द रेप्लिकेशन? यस गाइस, क्लियर, राइट? एनी डाउट स्टिल हियर? यस, क्लियर, ओके एवरीवन, राइट। तो अब अगली क्लास में मुझे एक डिफरेंस टेबल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का पूरा रेप्लिकेशन रिवाइज्ड, क्योंकि अगली क्लास पूरी ट्रांसक्रिप्शन पे जाएगी जहां हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर देंगे, छोटा सा है, राइट। क्योंकि यूकैरियोट उसका मेन है जो पढ़ने वाला है, राइट, जिसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन आपका और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन खत्म हो जाना चाहिए। प्रोकैरियोट यूकैरियोट रेप्लिकेशन के डिफरेंस टेबल रेडी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्लास से सबका फोन रेडी रहे साथ साथ, और उसी के साथ साथ फोन में आपका टेलीग्राम ओपन रहे, ठीक है। डेल्टा इज एनालॉगस टू डीएनए, यस, राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। नहीं, एंड डीएनए पॉल 1 नहीं कहोगे धनंजय, राइट। डीएनए पॉल 1 का काम पॉल अल्फा कर रहा है बेटा, डीएनए पॉल 1 वाला काम पॉल अल्फा करता है। लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए आपका एप्सिलॉन वाला काम करता है, राइट। वो लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में वर्क होता है, राइट, लीडिंग में नहीं करता, तो इसलिए वो पॉल 1 के सिमिलर नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ जी। तो अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम क्लियर सही लगा, राइट? कोई लैगिंग तो नहीं था बीच में? हाँ, जूम जैसे चैटिंग ऑप्शन बीच में नहीं आएगा, तो इसीलिए चैटिंग का ऑप्शन हमने टेलीग्राम रख दिए। तो क्लास में टेलीग्राम सबका ऑन होना चाहिए, राइट। तो साथ साथ मोबाइल पे मैसेज करते रहो उसके साथ, राइट, टेलीग्राम के थ्रू, राइट। सो कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट, अंडरस्टूड, राइट? ओके गाइस, सो विल मीट यू इन द कमिंग क्लास, राइट, एंड टेक केयर।